ओके फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक। तो फॉर्मली आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। तो जैसा कि मैंने मैसेज के थ्रू सर्कुलेट किया था कि आज मैं क्या बताने वाला हूं, तो हमारा बेसिक फोकस रहेगा आज प्रोस्पेक्टिंग के ऊपर। प्रोस्पेक्टिंग मतलब नए लोगों को अपने काम के बारे में बताने की शुरुआत, पहला कदम होता है। हमारा यहाँ पे काम क्या है? हम यहाँ पे पैसा कमाते हैं। किस तरह से कमाते हैं? हम दूसरे लोगों को प्रोडक्ट और सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं और प्रोडक्ट एंड सर्विसेज को प्रोवाइड करने वालों का एक नेटवर्क बनाते हैं। दोनों से हम पैसा कमाते हैं। आप हो सकता है अफिलिएट मार्केटिंग की तरह प्रोडक्ट बेच रहे हो। आप हो सकता है एक थेरेपी सेंटर चला रहे हो सकता है आप नेटवर्क बना करके लोगों से यही काम करवा रहे हो और उससे पैसिव इनकम कमा रहे हो। किसी भी तरह से काम करने के लिए, अगर आप प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, रिटेलिंग पे काम कर रहे हैं, तो भी आपको कंज्यूमर्स चाहिए, एंड यूजर्स चाहिए जो आपको प्रोडक्ट खरीदेंगे। उसके बाद अगर आप थेरेपी सेंटर चला रहे हैं तो उसके लिए भी आपको पेशेंट्स चाहिए, क्लाइंट्स चाहिए जो आपकी थेरेपी और चेकअप सर्विसेज लेंगे और साथ में सप्लीमेंट्स भी लेंगे। और अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग के कॉन्सेप्ट पे काम करना चाह रहे हैं, जो इनफैक्ट बहुत ही अच्छा और सबसे अच्छा कॉन्सेप्ट है, क्योंकि उसमें आपको अनलिमिटेड ग्रोथ और पैसिव इनकम है। बाकी आप प्रोडक्ट कितना बेच पाएंगे इसकी लिमिट है, आप कितने पेशेंट्स को सर्विसेज दे पाएंगे, थेरेपी कर पाएंगे, उसकी लिमिट है। लेकिन अगर आपने नेटवर्क बनाया, अपना एक सिस्टम बनाया, तो उसकी कोई लिमिट नहीं है। आप नेटवर्क में जितने चाहे लोगों को ज्वाइन करवा सकते हैं, जितने चाहे लोगों नेटवर्क को एक्सपैंड कर सकते हैं। और सिंस नेटवर्क मार्केटिंग में मल्टी लेवल मार्केटिंग भी एडेड होता है, तो आपका जो नेटवर्क है वो मल्टीपल लेयर्स का हो। लाइक आपने 10 लोगों का नेटवर्क बनाया, वो आपकी टीम होगी। उन 10 ने जब 10-10 का नेटवर्क बनाया तो 100 लोग आपके नेटवर्क में ऐड हो जाएंगे। जब उन 100 ने 10-10 लोगों का नेटवर्क बनाया तो 1000 लोग आपके नेटवर्क में ऐड हो जाएंगे। तो एक ऐसा वक्त आएगा जब आपको पता भी नहीं होगा कि आपके नेटवर्क में कहां कहां से कितने लोग जुड़े, कहां कहां पे कौन काम कर रहा है, कौन प्रोडक्ट सेल कर रहा है, कौन किसी पेशेंट को थेरेपी दे रहा है, कौन किसी पेशेंट का चेकअप कर रहा है, कौन किसी को प्लान बता रहा है, किसके थ्रू टीएंस बायोटेक ग्रुप को सेल्स जा रही हैं और उसकी वजह से आपको कमीशन आ रहा है। यकीन मानिए 4-5 सालों में अगर आपने ढंग से काम किया तो आपकी टीम में इतने लोग होंगे कि आपको पता नहीं चलेगा आपको कहां कहां से इनकम आ रही है। और आप बॉदर भी नहीं करेंगे, इनकम आ रही है बहुत है। बिकॉज इतने साल क्यों? क्योंकि ये मल्टीपल लेयर नेटवर्क पे भी काम करता है। तो टीएंस बायोटेक ग्रुप एक ऐसी कंपनी है जो आपको पैसा कमाने के बहुत सारे ऑप्शंस देती है। तो सबका फायदा उठाना चाहिए, लेकिन किसी का भी फायदा उठाएंगे उसके लिए आपको चाहिए लोग, एंड यूजर्स, जो आपके प्रोडक्ट यूज करें, जो आपकी सर्विसेज यूज करें, और जो इन दोनों चीजों को प्रमोट करें। और सिंस डायरेक्ट सेलिंग का जो बिजनेस है वो ज्यादातर, आप इसमें एडवर्टाइजमेंट के दूसरे तरीके भी अपनाते हैं, तो ज्यादातर वर्ड ऑफ माउथ पे चलता है। या फिर अगर आप एडवर्टाइजमेंट भी कर रहे हैं, आप सोशल मीडिया के थ्रू कर रहे हो, पोस्टर्स या पैम्फलेट्स के थ्रू कर रहे हो, जिसके भी थ्रू कर रहे हो, ये सारे जो टूल हैं एडवर्टाइजमेंट के, ये बेसिकली आपको केवल लीड्स जनरेट करते हैं। आपने एक एडवर्टाइजमेंट, आपने एक पोस्टर लगा दिया वर्क फ्रॉम होम, या आपने एक पोस्टर लगा दिया फुल बॉडी चेकअप, या आपने एक पोस्टर लगा दिया कि किसी क्रॉनिक हेल्थ इशू से आप परेशान हैं तो यू कैन कम फॉर थेरेपी, समथिंग जो भी आपके पास पोस्टर के पैटर्न्स होते हैं। या आपने सोशल मीडिया पे डाला, या आपने फेसबुक पे या मेटा पे पोस्ट को बूस्ट किया, या आपने न्यूज़पेपर में पैम्पलेट्स डलवाए, जो भी किया, तो क्या होगा? लोग उसको देख करके आपको कांटेक्ट करेंगे। तो ये जो प्रोसेस होता है ये कहलाता है लीड जनरेशन। इसके अलावा एक और तरीका होता है और वो ज्यादा इफेक्टिव होता है। वो तरीका है डायरेक्टली लोगों को अप्रोच कर। आपके कांटेक्ट में जो लोग हैं, कांटेक्ट में मतलब इस दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं बेसिकली। एक वो जिनको आप पहले से जानते हैं, आपके परिवार वाले, आपके रिश्तेदार, आपके दोस्त, आपके पड़ोसी, आपके रिश्तेदारों के रिश्तेदार, आपके ऑफिस में काम करने वाले लोग, जो लोग आपके साथ स्कूल कॉलेज में पढ़े हुए हैं, या इस तरह के जो कॉन्टैक्ट्स होते हैं जिनसे आपका रोजमर्रा की जिंदगी में कोई ना कोई वास्ता पड़ता है, यानी जिनको आप पहले से जानते हैं। एक तो होता है आपका ये कॉन्टैक्ट। दूसरा होता है जिनको आप नहीं जानते। ज्यादा संख्या किन लोगों की है?
ज्यादा संख्या है दूसरे कैटेगरी। आपकी जान पहचान में कितने लोग हो सकते हैं? 50, 100, 200, 500, 1000, 2000, 5000। इससे ज्यादा लोगों को नहीं जानते हो आमतौर पे लोग। लेकिन अनजान लोगों की संख्या करोड़ों अरबों में। यानी अगर आपको अपने बिजनेस को नई ऊंचाइयां देनी है, बड़े लेवल पे लेके जाना है, तो आपको अनजान लोगों को प्रोस्पेक्टिंग करना सीखना होगा। प्रोस्पेक्टिंग मतलब अप्रोच करना, उनसे बात करना, उनसे बात की शुरुआत करना कि आप उनको क्या ऑफर करने, तो उसके लिए क्या करना हो। तो सवाल बेसिकली प्रोस्पेक्टिंग के लिए जब समस्या आती है, तो प्रोस्पेक्टिंग के लिए बेसिकली 3 सवाल आते हैं कि हमें प्रोस्पेक्टिंग करनी है, यानी हमें लोगों को अप्रोच करना है। उसके लिए लोग कहां से मिलेंगे, कहां जाऊं लोगों को ढूंढने। पहला सवाल यही है, लोग कहां मिलेंगे। दूसरा सवाल है, उनसे बात की शुरुआत कैसे करें। हम चाहते हैं कि वो हमारे प्रोडक्ट्स यूज करें, हम चाहते हैं कि वो हमारी टीम ज्वाइन करे, वो हम चाहते हैं कि वो हमारी सर्विसेज लें, लेकिन इस बात की शुरुआत उनसे कैसे करें। एक हेजिटेशन होती है मन में, सामने वाला जजमेंटल हो जाएगा, हमें जज करेगा, हमारे बारे में क्या सोचेगा, इस तरह की बातें आती है मन में, कैसे रिएक्ट करेगा। और तीसरी बात, जो तीसरा पॉइंट है प्रोस्पेक्टिंग में, वो है ऑब्जेक्शन हैंडलिंग। ऐसा तो है नहीं कि आपने बंदा ढूंढ भी लिया, उससे बातचीत की शुरुआत भी कर दी, आपने उसे इनवाइट कर लिया बिजनेस मीटिंग देखने के लिए या चेकअप के लिए, और वो तैयार हो जाएगा, हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल मैं तो आऊंगा, और वो खुशी खुशी आ जाएगा। ऐसा नहीं है। उसके अपने ऑब्जेक्शंस होंगे, अपने अप्रीहेंशंस होंगे, 36 तरह के सवाल होंगे। तो उनको कैसे हैंडल। तो सबसे पहले तो एक कॉमन क्वेश्चन है कि लोग कहां से मिलेंगे। सबसे पहले उस पर बात कर लेते हैं। उसके बाद हम डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी में जो आइस ब्रेकर होता है वो कैसे होगा, हम बात की शुरुआत कैसे करेंगे, उसके बारे में भी बात। तो जैसा कि मैंने बताया, 2 कैटेगरी के लोग होते हैं। एक तो जो आपके पहचान के हैं, और दूसरा जो अनजान है। तो सबसे पहले आपको एक काम करना ही होगा। ये नेटवर्क मार्केटिंग के लिए, ये एमएलएम के लिए, ये डायरेक्ट सेलिंग के लिए ब्रह्मास्त्र होगा। अगर आप ये काम नहीं करते हैं, तो आपके सक्सेस के चांसेस बहुत कम, बहुत कम। आपको एक प्रोस्पेक्टिंग एंड फॉलो अप रजिस्टर या डायरी बना, उसका पर्टिकुलरली नाम है प्रोस्पेक्टिंग एंड फॉलो अप रजिस्टर या प्रोस्पेक्टिंग एंड फॉलो अप डायरी। वो रजिस्टर में क्या होगा, सबसे पहले आपको उसमें उन लोगों के नाम लिखने होंगे जिनको आप पहले से जानते, जिनको आप पहले से जानते हैं। वो लोग कौन हो सकते हैं? तो उसके लिए एक फॉर्मूला बनाया गया है। वैसे जरूरी नहीं है कि आप इस फॉर्मूला को फॉलो करें, नहीं करेंगे वैसे ही रजिस्टर बना लेंगे, अपना फोन कांटेक्ट उठाया, ऐसे फोन बुक खोला और स्क्रॉल करना शुरू किया, जितने लोग पहचान करे मामा जी का नंबर है, नाम लिखो। तो उस रजिस्टर में होगा क्या क्या, तो वो हम अगर देख लेंगे तो आपके लिए अच्छा हो जाएगा। तो वो उसका मैं फॉर्मेट बता देता हूं। नहीं, ये गलत से उसका मैं फॉर्मेट बता देता हूं, तो आपके लिए इजी हो। ये व्हाइट बोर्ड है, जैसे ये रजिस्टर का पेज है। तो पहला पन्ना तो जैसे कि होता है कि उसमें क्या क्या इंडेक्स बनाएंगे आप। इंडेक्स में आप पेज नंबर वाइज अलॉट करेंगे। तो इसके लिए हम नॉर्मली यूज करते हैं फ्रेंड्स फॉर्मूला। वहां पे जगह नहीं था इसलिए एस लिखा है अलग से। ऐसा नहीं कि ऐसा अलग से लिखना है, फ्रेंड्स फॉर्मूला ये इंडेक्स में नहीं लिखना है। ये तो मैं यहाँ पे बता रहा हूं आपको।
F is for family and friends. Because family or friends are most closest to you. सबसे पहले लिख रहे हैं, इसका ये मतलब नहीं है कि सबसे पहले इन्हीं को प्रोस्पेक्टिंग करनी है। उस पर हम बाद में आएंगे कि किसको पहले प्रोस्पेक्टिंग करनी है और आपकी क्या कंडीशन है, किस कंडीशन में आपको किसको पहले प्रोस्पेक्टिंग करनी चाहिए, उस पर हम बाद में आएंगे। लेकिन ये जो आपकी लिस्ट बनेगी वो ऐसे बनेगी, सबसे पहले फैमिली एंड फ्रेंड्स। तो आपको पता होगा कि आपके फैमिली एंड फ्रेंड्स में कितने लोग हैं, तो थोड़ा सा रफ वर्क भी करना होगा। तो उसके हिसाब से आप उनको पेज अलॉट कर सकते हैं। पहले एक लिस्ट बनाएंगे इंडेक्स, जिसमें सबका नाम लिखेंगे और उसके बाद उनका फॉलोअप रिकॉर्ड के लिए एक पेज में, अगर आप लंबे वाला रजिस्टर यूज कर रहे हैं तो एक पेज में 3 लोगों का कर सकते हैं, नहीं तो एक पेज में 2 लोगों का कर सकते हैं। तो अगर मान लीजिए आपके फैमिली एंड फ्रेंड्स वाले इंडेक्स में 50 लोग हैं, तो आप उनको 16, 17 या 25 पेज अलॉट कर सकते हैं। पेज मतलब दोनों साइड मिला अलॉट कर सकते हैं। उसके बाद आएगा नेक्स्ट रिलेटिव्स। देन कम्स इंस्टीट्यूशनल फ्रेंड्स या फ्रेंड्स फ्रॉम इंस्टीट्यूशंस, लाइक स्कूल में आप पढ़े, कॉलेज में पढ़े, तो इंस्टीट्यूशनल कॉन्टेक्ट्स जो होते हैं वो। ई कम्स एंटरप्रेन्योर्स, आपके कांटेक्ट में जितने बिजनेस वाले लोग हैं या जिनका एंटरप्रेन्योर्स माइंडसेट है, मतलब ऐसे आपके फैमिली में भी कोई बिजनेस वाला होगा, आपके रिलेटिव्स में भी होगा, वो उस फैमिली और रिलेटिव में जाएगा। एंटरप्रेन्योर्स मतलब आप किसी के यहाँ से रेगुलर दूध लेते हैं या आप किसी सैलून में जाते हैं, किसी भी तरह की बिजनेस एंटिटी की वजह से उनका बिजनेस है और जिसकी वजह से आप उनके कांटेक्ट में हैं, तो आप उनका नाम लिखेंगे। एन इज फॉर नेबर्स, डी इज फॉर डॉक्टर्स एंड मेडिकल फ्रेटर्निटी पीपल, मेडिकल फील्ड के लोग। एंड एस इज फॉर स्ट्रेंजर्स, स्ट्रेंजर्स को आपको सबसे ज्यादा पेजेस अलॉट करने होंगे, क्योंकि और बाद में फ्रेंड्स फैमिली ये सब चीजें तो खत्म हो जाएंगी, उसमें नया एडिशन बहुत कम होगा। अगर आप किसी को भूल गए हैं या कुछ हो गया है तभी होगा, लेकिन जो स्ट्रेंजर्स वाला होगा तो आपके नए नए रजिस्टर भरते रहेंगे। एक रजिस्टर भर गया, दूसरा रजिस्टर भर गया, तीसरा रजिस्टर भर गया, स्ट्रेंजर्स भरते रहेंगे। तब आपको जो करना है, पहले तो आपने इंडेक्स बना लिया, इंडेक्स में कि फ्रेंड्स, पहले पन्ने पे लिखा फ्रेंड्स एंड फैमिली, और वो किस पेज नंबर से किस पेज नंबर तक है, फॉलो अप का रिकॉर्ड उनका नाम लिख लिया, सब कुछ लिख लिया। जो आपका इंडेक्स बनेगा, जो आपकी इंडेक्सिंग होगी, जो आपकी लिस्टिंग होगी, उसमें क्या क्या पॉइंट्स होंगे वो देख लीजिए। सीरियल नंबर, नेम, एज, प्रोफेशन, लोकेशन या मतलब सिटी या लोकेशन, कॉन्टेक्ट नंबर, ये सारी चीजें उसमें आप लिखेंगे। पहला नाम, उनकी उम्र क्या है, वो काम क्या करते हैं, वो कहाँ रहते हैं, और उनका कॉन्टैक्ट नंबर। ऐसे करके 1, 2, 3, 4 आप लिखते जाएंगे। एक में लिख लिया फ्रेंड्स एंड फैमिली का, फिर रिलेटिव्स का, फिर ऐसे करके अपने इंडेक्स बना लिया। उसमें नीचे थोड़ा सा जगह छोड़ना है कि बाद में कोई याद आए तो उसको ऐड करना होगा, तो जगह ही नहीं छोड़ेंगे तो आप, इससे बेहतर होगा कि एक एक पेज दे दीजिए। पहला पन्ने पे फ्रेंड्स एंड फैमिली, दूसरे ऐसे करके आप पेज दे दीजिए। उसके बैक साइड पे भी आप लिख सकते हैं, अगर आपका रजिस्टर है बैक साइड पे भी लिख सकते हो, तो रिलेटिव्स हो जाएंगे। तीसरे पेज में मतलब जो सेकंड पेज का पहला साइड होगा उसमें इंस्टीट्यूशनल फ्रेंड्स हो जाएंगे, क्योंकि अगर आप लंबा वाला रजिस्टर लेते हैं तो उसमें सफिशिएंट पेज होता है, इससे ज्यादा फ्रेंड्स एंड फैमिली और रिलेटिव्स कम लोगों के होते हैं। लेकिन हो सकता है कुछ लोगों के इंडेक्स फ्रेंड्स बहुत हो तो उनका इंडेक्स लंबा होगा,
तो जब आप लिखना शुरू करेंगे तो उसके पहले अगर आप एक रफ वर्क कर लेंगे तो ज्यादा अच्छा। नहीं तो वैसे भी कर सकते हैं, आपको अंदाजा होगा मेरे तो इतने फ्रेंड्स हैं, उसके लिए कितना चाहिए मुझे। ठीक है। उसके बाद आपको अंदाजा लेना है कि जब आपका ये हो जाएगा कि फ्रेंड्स एंड फैमिली जो एफ वाला है, एफ में मान लो आपने लिखे 70 नाम, एफ में आपने लिखे 70 नाम और आपने लंबा वाला रजिस्टर यूज किया है, तो जो प्रोस्पेक्टिंग एंड फॉलो अप रिकॉर्ड है उस पेज को आप 3 भागों में डिवाइड करें। सीरियल नंबर 1 यहाँ पे, 2 यहाँ पे, 3 यहाँ पे। तो 70 लोगों के लिए कम से कम 25 पेज अलॉट कर दीजिए। हो सकता है 4-5 नाम जो आप अभी भूल गए हो वो बाद में बढ़ जाए यहाँ पे। तो 25 साइड यानी 12 से 13 पन्ने आप उसको अलॉट कर दीजिए। या पेज नंबर अगर आप नंबरिंग अगर आप दोनों साइड पे कर रहे हैं तो 1 से 25 या 26 तक उसको अलॉट कर। उसके बाद आया रिलेटिव्स। रिलेटिव्स में मान लीजिए 30 नाम है तो 10 पेज अलॉट कर दीजिए। इस तरह से आप उसको बना लीजिए। ठीक है। और उसके बाद उसमें नाम लिख दीजिए। लास्ट में जितने भी पेज बचते हैं वो सब स्ट्रेंजर्स के। स्ट्रेंजर्स के लिए आप हर रजिस्टर में कम से कम 4-5 पन्ने रखेंगे इंडेक्स के, क्योंकि स्ट्रेंजर्स की संख्या तो ज्यादा होगी ना। और बाकी पन्ने फॉलो अप रिकॉर्ड के, बाकी पन्ने फॉलो अप रिकॉर्ड। स्ट्रेंजर्स वाले कॉलम में आपको एक चीज बढ़ानी है, क्योंकि स्ट्रेंजर्स में समस्या, क्योंकि जो रजिस्टर बनेगा उसमें स्ट्रेंजर वाले इंडेक्स में एक चीज बढ़ेगी। सीरियल नंबर हो गया, नेम हो गया, एज हो गया, प्रोफेशन हो गया, सिटी हो गया, कॉन्टेक्ट नंबर हो गया। आपको एक चीज जो बढ़ानी होगी वो होगा हाउ यू मेट। आप उस बंदे को कैसे जानते हो, आपका कांटेक्ट में वो बंदा कैसे आया, ये आपको लिखना। हो सकता है किसी स्ट्रेंजर का काम क्या करता है आपको पता ना हो। जब तक कांटेक्ट नंबर नहीं मिलेगा तब तक तो वो इस रजिस्टर में आएगा नहीं। हो सकता है उसकी सिटी ना पता हो सकता है उसका एज ना पता हो। तो ये सब चीजें इंपॉर्टेंट नहीं है। ये इंपॉर्टेंट है कि आप कब कैसे मिले। इसमें क्या क्या डिटेल्स ली जा सकती है कि मेट इन ट्रेन वाइल ट्रेवलिंग टू इंदौर। मान लो आप दिल्ली से इंदौर जा रहे थे, ट्रेन में कोई मिला, फेसबुक से मिला, इंस्टाग्राम से मिला, किसी दोस्त की शादी में गए थे वहां मिला, किसी दोस्त की बर्थडे पार्टी में गए थे वहां मिला, अपने बच्चे के स्कूल गए वहां कोई मिला। समझ गए इसमें क्या लिखना है, इसका क्या यूज है उसके बारे में भी बात करेंगे। फिलहाल तो ये लिखना क्या है। अब हम आते हैं कि प्रोस्पेक्टिंग कैसे करें। तो जैसा कि मैंने आपको कल भी बताया था कि फ्रेंड्स एंड फैमिली और जो आपके कांटेक्ट में जो लोग हैं जो आपको अच्छे से जानते हैं उसके बारे में थोड़ा सा केयरफुल होना है, बिकॉज दे विल जज यू। लेकिन उनको बताना ही नहीं है ये भी गलत है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, बताते हैं। मान लीजिए आप रहते हैं दिल्ली, मान लीजिए आप रहते हैं दिल्ली में और आपने टीएल्स बिजनेस की शुरुआत, और आपके मामा का लड़का है वो रहता है भोपाल में, और उसकी आपसे बहुत अच्छी पटती नहीं, और आपने ये सोचा यार ये तो गॉन केस है, इसको बताऊंगा ये मेरी बात तो नहीं मान। ऐसा हो सकता है आपके मन में आए, इसको बता करके, मेरे मामा के लड़के को बता करके कोई फायदा नहीं है, वो मेरी बात तो नहीं मानेगा, नहीं सुनेगा। ठीक है। और आपने उसको नहीं बताया। कुछ दिनों के बाद क्या हुआ कि वही मामा का लड़का आपको फोन करके बोलता है कि सुनना मैंने एक नया काम शुरू किया है और मुझे तुझे उसके बारे में बताना है।
आपने पूछा उससे कि हाँ जी क्या, तो पता चला कि वो आपको टीएन्स का प्लान दिखाने बैठ गया। तब आपको पता चला कि इसने तो किसी और के साथ ज्वाइन कर लिया। ऐसा हुआ है कई लोगों के साथ। तब आपको पता चलेगा कि इसने तो किसी और के साथ ज्वाइन कर लिया। फिर आपके ऊपर क्या बीतेगी वो मुझे बताने की जरूरत नहीं है। तो इसीलिए ये गलती ना है। आप बताइए जरूर, आपके कांटेक्ट में जितने भी लोग हैं आप उनको बताइए जरूर, लेकिन आप उनको ज्वाइन करने के नजरिए से मत बताइए। आप बताने के क्या तरीके हो सकते हैं? अगर मान लीजिए आपने थेरेपी सेंटर की शुरुआत की, तो आप इनॉग्रेशन में सारे लोगों को बुला सकते हैं। इनॉग्रेशन में पूजा पाठ लोग रखते हैं, इनॉग्रेशन में सारे लोगों को बुला सकते हैं। स्टार्टेड अ न्यू न्यू बिजनेस करके अपने फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, आपके व्हाट्सएप पे, क्योंकि आपके जो पहचान के लोग हैं उनका नंबर आपके फोन में, आपके फेसबुक अकाउंट में वो होते हैं, तो वो देखेंगे स्टेटस। तो ये सारी चीजें लगानी है। स्टार्टेड ए न्यू वर्क एट टीएन्स बायोटेक ग्रुप एज सो एंड सो, एज सो एंड सो। प्रोस्पेक्टिंग मत कीजिए। शुरुआत के एक हफ्ते रिश्तेदारी में, परिवार में प्रोस्पेक्टिंग मत कीजिए। एक हफ्ते 10 दिन थोड़ा रुकिए। आपको सिर्फ यही करना है, इनडायरेक्टली बताना है। जो आपसे बड़े हैं, जो आपसे उम्र में बड़े हैं, जिनसे आप मिलते हो उनको बाई फेस, फेस टू फेस, और जिनसे आप नहीं मिलते हो, जिनसे जो दूरी में रहते हैं, जिनसे आपकी फोन में बातें होती है या व्हाट्सएप में बातें होती है। बातें मतलब रेगुलर बातें होते हो जरूरी नहीं हो, लेकिन जो आपके कांटेक्ट है उनको होली दिवाली विश तो करते हो ना। अब मान लीजिए कि यहाँ पे कौन है, सारे मैरिड लोग दिख रहे हो। हाँ, नेहा मैडम बैठी हुई है, वो अनमैरिड है। अब उनको, उनकी शादी तय हो गई। तब वो क्या करेंगे, सारे रिश्तेदारों को खबर तो करेंगे ना कि भैया मेरी शादी तय हो गई है, फलाने तारीख को तय हुई है, आपको जरूर आना। जिनसे कभी कभार बात होती है, होली दिवाली विश होता है, उनको भी खबर करेंगे। तो सिमिलर वे में आप अपने लोगों को एक मैसेज डाल सकते हैं कि मैंने एक नया काम शुरू किया है, आपके आशीर्वाद की जरूरत है, आपके आशीर्वाद की अभिलाषा है, नीड योर ब्लेसिंग्स, जो भी भाषा आप बोलते हैं। ठीक है। या आपके साथ जो, जिनसे आप आशीर्वाद नहीं ले सकते, जो आपसे बराबर की उम्र के नहीं है, ज्यादा उम्र के नहीं है, जो छोटे हैं बराबर, आप उनसे बोल सकते हैं आपकी दुआएं चाहिए, आपकी शुभकामनाएं चाहिए। यू कैन डू इट और नॉट। इसके लिए कोई नाराज हो जाएगा, कोई थप्पड़ मांगेगा, कोई फाइन लगाएगा आपके ऊपर? तो दिस शुड बी योर फर्स्ट स्टेप। इससे क्या होगा, आधे लोग खुद ब खुद आपसे पूछेंगे कि भैया क्या काम शुरू किया है तुमने। पूछेंगे कि नहीं पूछेंगे? कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो सीधा बोल देंगे हाँ हाँ हमारा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है, हो गई बात खत्म। ऐसे भी होंगे। लेकिन आधे लोग चाहे फॉर्मेलिटी के तहत या क्यूरियोसिटी के तहत आपसे पूछेंगे कि क्या काम शुरू किया है, कहाँ पे कोई जॉब लग गई क्या, क्या हो गया? तो नहीं नहीं, एक नया बिजनेस शुरू किया है। तो क्या चीज का बिजनेस है? तो आपको सिर्फ इतना ही बोलना है, अरे ताऊ जी, अरे चाचा जी, अरे मामा जी, अरे भाई, तुमको फोन पे क्या बताना, तुमसे मिलके आराम से शांति से पूरा डिटेल में बता, तुम कब फ्री हो बता। सो जब आपको अपने पहचान वालों से प्रोस्पेक्टिंग करनी है, तो दिस इज द बेस्ट वे इन इनिशियल स्टेज। उसके बाद सेकेंड एक्टिविटी क्या होनी चाहिए आपकी, क्योंकि अभी प्रोस्पेक्टिंग का तरीका पहले अलग था, लेकिन अभी सोशल मीडिया के आ जाने से पूरा माहौल बदल गया है। पूरा माहौल बदल, आपकी जिंदगी में आप क्या कर रहे हैं
आपके दोस्तों रिश्तेदारों को आपको सोशल मीडिया से पता चलता है या नहीं है? आपसे ज्यादा नजर आपके सोशल मीडिया पे है लोगों की। आप अपने रिश्तेदारों को टैग करते हो। आप मान लो परिवार के साथ शिमला घूमने जाते हो या अकेले जाते हो या इंटरव्यू देने जाते हो, कुछ भी करने जाते हो, आप फोटो डालते हो। आप कोई इंटरव्यू देने जा रहे हो, आप इटारसी रेलवे स्टेशन पे पहुंचे और वहां पे फोटो डाली, फोटो ले लिया, इटारसी रेलवे स्टेशन बैकग्राउंड में दिख रहा है, और लिख दिया गोइंग टू मुंबई फॉर दिस इंटरव्यू, और उसमें अपने दो चार रिश्तेदारों को टैग किया। टैग नहीं भी किया तो जो लोग आपके कांटेक्ट में है वो देख लेते हैं। या व्हाट्सएप में स्टेटस लगा दिया, बैग बैग झोला वोला लिए हुए, तो उसपे कमेंट्स आते हैं, कहाँ जा रहा भाई, कहाँ जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो, कहाँ चल रहे, ये सब चीजें होती है। तो अभी जो कॉन्टेक्ट हो गया है वो सोशल मीडिया की तरफ डाइवर्ट होता है। तो आपके पहचान वालों को, जिनसे आपकी पहले से पहचान है, जो आपके फ्रेंड लिस्ट में है, जो आपके कॉन्टैक्ट लिस्ट में है, उनकी प्रोस्पेक्टिंग आप बिना कुछ बोले हुए कर सकते हैं, अगर आप सही ढंग से सोशल मीडिया को इस्तेमाल। तो उसके आपके को कई मौके मिलते हैं। आप तो सारे लोग अब ज्वाइन हो चुके हो, पुराने हो चुके हो, या जो लोग एकदम नए हैं वो कर सकते हैं। पहला मौका कब मिलता है? जब आप ज्वाइन कर, तो यू कैन अपडेट। अपडेट में क्या हो सकता है, जिसके साथ आपने ज्वाइन किया उनके साथ ली हुई एक सेल्फी हो सकती है, या जिस ऑफिस से आपने ज्वाइन किया उस ऑफिस की एक सेल्फी हो सकती है, या आप अपने फेसबुक पे जो नया वर्क स्टार्ट करते हो उसमें आप स्टोरी में, रील्स में अपडेट कर सकते हैं। कंपनी का जो वेबसाइट है उसको टैग करके अपडेट कर सकते हैं। या आपको एक ज्वाइनिंग के दौरान एक कार्ड मिलता है। आजकल तो बहुत सारे लोग ऑनलाइन ज्वाइनिंग करें तो वो नहीं मिलता, और कुछ नहीं तो आप एक टेक्स्ट डाल सकते हैं। व्हाट्सएप में भी स्टेटस में टेक्स्ट लिखने का ऑप्शन आता है। स्टार्टेड न्यू वर्क एज ए ट्रेनी डिस्ट्रीब्यूटर एट टीएस बायोटेक ग्रुप। व्हाई आई एम सेइंग ट्रेनी डिस्ट्रीब्यूटर? बिकॉज रिश्तेदारों में कुछ फूफा टाइप लोग तो होते ही हैं सबके, होते हैं कि नहीं होते? तो आपके ऊपर सवालों की बम्बार्डमेंट भी हो सकती है। तो जैसे ज्यादा सवालों के बम्बार्डमेंट हो, जो आपको नहीं पता है या जो आपको नहीं बताना है, तो वो ट्रेनी वर्ड जो है ना, वो आपकी ढाल बनेगा। अरे अभी कहाँ, अभी तो ज्वाइन नहीं किया, अभी तो ट्रेनिंग स्टार्ट हुई है, अभी हम वहां तक नहीं पहुंचे। गेटिंग माई पॉइंट? ठीक है। उसके बाद डेली एक्टिविटी पोस्ट। सोशल मीडिया बहुत बड़ा खजाना है कॉन्टेक्ट्स का और बिजनेस को डेवलप करने का आज के। और सोशल मीडिया आपको तभी अपना प्यार देगा जब आप सोशल मीडिया को अपना प्यार दें। सोशल मीडिया पे आपको रोज पहुंचना, और सोशल मीडिया का, या व्हाट्सएप ग्रुप है, या कोई भी ग्रुप है किसी भी तरह का जो सोशल, जहां पे सोशल का मतलब क्या होता है, समूह, मोर देन वन। तो किसी भी ग्रुप में अगर आप पॉपुलर होना चाहते हैं, अगर आप प्यारे बनना चाहते हैं, तो उसका सबसे सिंपल रूल क्या है? वो रूल अगर आप सोशल मीडिया पे फॉलो करेंगे, या कहीं भी किसी भी ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप में, या आपका कोई वैसे फ्रेंड सर्कल का ग्रुप है, कॉलेज का ग्रुप है, सोसाइटी का ग्रुप है, या आपके ऑफिस का ग्रुप है, या मान लीजिए आप बर्ड वॉचर्स का ग्रुप है, या हो सकता है स्ट्रे डॉग्स के बचाने के लिए कोई ग्रुप है जिसमें आप ज्वाइन, अपने अपने इंटरेस्ट के हिसाब से भी लोग ग्रुप ज्वाइन करते हैं ना। ट्रैवलर्स का ग्रुप होता है, सोलो ट्रैवलर्स का ग्रुप होता है, सिंगल मदर्स का ग्रुप होता है, सीनियर सिटीजन का ग्रुप होता है, म्यूजिक लवर्स का ग्रुप होता है, तरह तरह के ग्रुप्स होते हैं। दारू पीने वालों का ग्रुप होता है, हुक्का पीने वालों का ग्रुप होता है, तरह तरह के ग्रुप्स होते हैं। तो आप किसी भी ग्रुप में हैं, अगर आपको वहां पे पॉपुलर होना है,
आपको वहां पे चहेता बनना है सब, या सोशल मीडिया पे। तो एक चीज है जो सबसे जरूरी है और सबसे इफेक्टिव है, वो क्या है, कौन बताए? जी मैम बताइए। सर एक्टिवली पार्टिसिपेट करना है बाकी लोगों के पोस्ट्स पे। आपने सही बात बताई ऑलमोस्ट, लेकिन सही तरीके से नहीं बताई लोगों को समझ में। वो जो एक लाइन है, वो एक पॉलिसी है सोशल ग्रुप्स की या सोशल मीडिया की या सोसाइटी की, कौन बताएगा? वो परमानेंट पॉलिसी या परमानेंट फिलॉसफी है, गिव मोर देन यू टेक। आप जितना ले रहे हैं उससे ज्यादा दीजिए उस समाज को। आप किसी ग्रुप में हैं, आपने ज्वाइन किया, पहले दिन से दे पोस्ट, दे बीसीएम, दे सैनिटरी पैड, दे धड़ाधड़ फ्लायर। ऑफलाइन ने अभी तक, जब से आपने ज्वाइन किया तब से जितने आपको फ्लायर पोस्टर वीडियो सब एक ही दिन में चिपका दो। यकीन मानिए, आप जब पहली बार पोस्ट करेंगे ना तो सब उसको बड़े ध्यान से पढ़ेंगे। अगर आप किसी ग्रुप में नए जुड़े हैं और आपने पहला पोस्ट डाला तो सब उसको ध्यान से देखेंगे। लेकिन अगर पहले दिन ही आपने ये इंप्रेशन दे दिया कि ये बंदा तो अपना बिजनेस करने आया है, उसके बाद की आपकी कोई पोस्ट कोई भी नहीं पढ़े। यकीन ना हो तो अपने आप से पूछिए कि आप बहुत सारे ग्रुप्स में हैं और दूसरे बहुत सारे लोग मैसेजेस डालते रहते होंगे, आप कितने पढ़ते हैं? तो सोशल मीडिया पे दो चीजें इंपॉर्टेंट है। एक तो कंटिन्यूटी बनाए रखना, अपना प्रेजेंस। रोज कुछ ना कुछ आप एक पोस्ट डालिए, एक स्टेटस अपडेट कीजिए, एक स्टोरी में डालिए, रील में डालिए, जो भी जहां पे ऑप्शन, कुछ ना कुछ डालिए। आप सुबह सुबह नहा धो के भगवान को अगरबत्ती दिखा रहे हैं, आप वो फोटो भी डाल सकते हैं। जरूरी थोड़ी है कि टीएंस का ही डालना है। इट्स ए सोशल मीडिया, सोसाइटी केवल आपके टीएंस के लिए नहीं बनी हुई। आप कहीं जा रहे हैं, आपको एक प्यारा सा डॉगी दिखा, आप उसकी फोटो डाल दो कि आज मैं अलीगढ़ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के पास जा रहा था, बड़ा प्यारा डॉगी देखा। ये एक लाइन लिख करके डाल दो। सोशल मीडिया इस तरह से बढ़ाया जाए, ये नहीं कि भाई अपने पोस्ट बस आज ये टीएंस की मीटिंग, आज ये, केवल टीएंस के पोस्ट मत डालिए। पहली चीज, जब आप किसी ग्रुप को ज्वाइन करते हैं तो आपको सबसे पहला काम है अपना इंट्रोडक्टरी पोस्ट लिखना। इंट्रोडक्टरी पोस्ट में एडवर्टाइजमेंट नहीं होना चाहिए। बहुत सारे लोग इंट्रोडक्टरी पोस्ट में एडवर्टाइजमेंट लिखते हैं, गलती करते हैं। लिख देते हैं कि आई एम अ वेलनेस एडवाइजर, किसी को कोई बीमारी हो तो मेरे को कांटेक्ट करो। आई एम अ मोटिवेशनल स्पीकर, आई एम दिस, आई एम दैट, कॉन्टेक्ट नंबर, कुछ नहीं कीजिए। आप बस अपना नाम, शहर और आप क्या करते हैं सिंपल वर्ड में लिख दीजिए। बस सिर्फ आप अपना नाम और शहर भी लिख देंगे तो बहुत सारे लोग खुद ब खुद आपसे पूछेंगे आप क्या करते। बहुत सारे देखेंगे कि सोशल मीडिया पे अपने बारे में, मैं फलाना का उपाध्यक्ष हूं, मैं फला ये हूं, मैं वो हूं, 36 चीजें तो अपने बारे में डेजिग्नेशन लिख देते हो। आपको ह्यूमन साइकोलॉजी समझनी होगी कि जब इंसान अपने से किसी बड़े आदमी को देखता है ना, तो पहला रिएक्शन, और जब देखता है उसको कि अपनी बड़ाई की वो बखान कर रहा है, तो पहला रिएक्शन होता है उससे चिढ़ना। ये होता है कि नहीं, आपके साथ भी होता है? आपका कोई रिश्तेदार जो मान लो बहुत अमीर है या बहुत सक्सेसफुल है, मान लो आईएएस अफसर है,
वो आपसे मिलने आपके घर आता है, सरकारी अपनी गाड़ी में घर आता है, आप बाहर हॉर्न बजता है, आप दरवाजा खोलते हैं आते ही, और देवाशीष भाई कैसे हो, देखो मेरा प्रमोशन हो गया, सरकार ने मेरी गाड़ी भी बदल दी, अब मुझे ड्राइवर 24 घंटे के लिए ड्राइवर और बॉडीगार्ड मिल, आप चिढ़ेंगे इस बात से। लेकिन अगर वही आ करके आपसे आपका हाल चाल पूछे, अंदर आए, अपना सामान भी खुद उठाए, आप खुद ब खुद उसका एहसानमंद महसूस करना शुरू कर देंगे, देखो इतना बड़ा आदमी मेरे से कितना हम्बल होकर के मिल रहा है। सो इफ यू वांट टू गेन समथिंग, you don't have to market yourself in the first place। बातें और भी होगी, आप उस ग्रुप में रहेंगे और लोग भी रहेंगे, बातें और भी होंगी। तो ये तो चलो हो गया स्ट्रेंजर्स को अट्रैक्ट करने के लिए, लेकिन आपका जो पहला एक्टिव है ग्रुप्स ज्वाइन करना, वो क्या करना है, वो सब तो जो हम स्ट्रेंजर्स के लिए, लोग कहाँ से मिलेंगे स्ट्रेंजर्स वाले कैटेगरी पे जब हम जाएंगे, और उसके लिए शायद मुझे लगता है एक और दिन लगेगा, क्योंकि आज एक दिन में ये नहीं खत्म हो पाएगा प्रोस्पेक्टिंग, इट्स ए वास्ट सब्जेक्ट। तो हम रिश्तेदारों तक सीमित है। पहला स्टेप था इन्फॉर्म करना सबको किसी न किसी तरीके से, जिसमें मैंने दो तीन चीजें बताई कि आप स्टेटस वगैरह अपडेट करो, उसके बाद रेगुलर अपडेट्स करो। आप तैयार से यार होकर के घर से निकल रहे हो, ऑफिस में कोई मीटिंग नहीं है, कोई बात नहीं, तैयार से यार होकर के घर से निकल रहे हो, एक सेल्फी लेकर के डाल दो, अपने आप कुछ पहचान वालों के कॉन्टेक्ट है, क्या बात है भाई आजकल बड़ी तैयारी से होकर सुबह सुबह कहाँ जा रहे हो, करते हैं ना लोग ऐसे, बिकॉज दे आर नॉट यूज टू कि आपको ऐसे देखे। आपके पड़ोसी भी नोटिस करेंगे आजकल ये सुबह सुबह बैग लेकर के कहाँ चला जाता है, पहले तो बरमूडा पहन के यहीं डोलता रहता था दिन भर। तो किसी भी तरह का चेंज वो आपको दिखाना है, बिकॉज चेंज ऑलवेज अट्रैक्ट। आप अपने किसी पहचान वाले के घर जाते हो और उसने अगर नए पर्दे भी लगाए हैं तो आप कमेंट करते हो ना, वाह क्या बात है नए पर्दे सर्दे, करते हो या नहीं करते हो? ये एक माइनर चेंज है, एक रेगुलर चीज है, पर्दे पुराने होते हैं लोग बदलते हैं, बट स्टिल यू डू इट, यू नोटिस इट, सो चेंज इज ऑलवेज नोटिस्ड। कुछ लोग देर से नोटिस करते हैं, तो वो चेंज आपको कंटिन्यूटी में दिखाते रहना। वो कब होगा? जब आप ज्वाइन करने के बाद एक्टिविटीज शुरू करें और उसको कंटिन्यूअसली करते हैं, सोशल मीडिया पे उसको डालते हैं। ये नहीं कि सारे रिश्तेदारों के पीछे पड़ जाना है ज्वाइन करते ही सारे रिश्तेदारों को ग्रुप में डाल दिया मैसेज कि मैंने एक कंपनी ज्वाइन की है, टीएस बायोटेक ग्रुप, क्या मस्त एक्यू लाइफ है उनके पास, फुल बॉडी चेकअप हो जाती है, मैं आप सबको दिखाना चाहता हूं, मैं कल आ रहा हूं। नो, डोंट डू दिस, डोंट डू दिस। पहला हफ्ता केवल प्रोस्पेक्टिंग सीखने में निकालिए, और आप अपनी टीम को भी बोलिए, कल से ही मत बोलिए कल से अपने रिश्तेदारों को बुला कर ले, और नो, लेट देम लर्न इट। हाँ, जो काम के लिए आया है या जो पहले से इस चीज को जानता है, फॉर देम इट इज ओके, बट फॉर अ न्यू कमर जिसको आपने इन्फ्लुएंस करके ये बिजनेस में लाए हैं, उसके लिए गलतियां करने के चांसेस ज्यादा। उसको आपने बोल दिया कि हाँ कल अपने दोस्तों को रिश्तेदारों को लेकर के ऑफिस आना, उनको मैं प्लान बताऊं, वो गया कि भाई कल मैं तेरे को कहीं ले जाना चाहता हूं, अपने चार फ्रेंड्स को बोला कल मैं तेरे को कहीं ले जाना चाहता हूं। तो कहाँ ले जाना चाहते हो? तो मेरे ऑफिस, मेरे सर से मिलाऊंगा। क्यों? भाई एक शानदार बिजनेस है और कुछ ही दिनों में हम लोग लखपति हो जाएंगे, करोड़पति हो जाएंगे, फलाना नहीं, या बहुत पैसा आने वाला है, पैसिव इनकम मिलेगी, कार मिलेगी, ये सब। अबे कुछ नहीं होता, शांत होकर के बैठ जा, सब बेवकूफ बनाते हैं, तेरे पैसे लूट लेंगे। अरे कैसे लूट लेंगे, हमें से तो कोई पैसा लिया ही नहीं है। अबे वो बहुत चालू होते हैं, वो तेरे को फंसा लेंगे किसी न किसी तरह से, तेरे से पैसे निकलवा लेंगे, उनको बहुत तरीके आते हैं। इन सब चक्करों में मत पड़, नंबर डिलीट कर दे उसका, ब्लॉक मार उसको, और वो कल से आपका फोन नहीं उठाएगा। ऐसा होता है कि नहीं?
कि बंदा आपको अपने डॉक्यूमेंट्स देता है, आईडी लगाता है, आपके साथ खड़े होकर के कार्ड लेकर के फोटो खिंचवाता है, और उसके बाद जाकर के आपका फोन नहीं उठाता। क्यों? क्योंकि आप उसको अगले ही दिन से लोगों से बात करने के लिए बोल देते हो। तो आपको उनको बोलना है कि आपको एक हफ्ते, अगर वो डेली आ सकता है, आपसे मिल सकता है, सीख सकता है, तो एक हफ्ते का टाइम दीजिए। पार्ट टाइमर है तो 15 दिन का टाइम दीजिए, एक महीने का टाइम दीजिए, कुछ नहीं बिगड़ रहा। सोने का अंडा देने वाली मुर्गी मिल गई तो उसको पहले ही मीटिंग में हलाल कर देना जरूरी नहीं है कि आज बंदा ज्वाइन हो गया, कल ही इसको गोल्ड बना देना, परसों तक तो इसको प्लेटिनम करवाना ही करवाना। नहीं, ये गलत तरीका है। आप उसको पहले सीखने दो, उसको बताओ कि अभी तुम किसी को कुछ मत बताना, क्योंकि तुम्हें लोग नेगेटिव बातें बताएंगे। तुम अगर कुछ को बताओगे, और उनको ये सब चीज बताइए कि अगर आप बताओगे तो लोग आपको ऐसा बोलेंगे, ऐसा बोलेंगे, ऐसा बोलेंगे। तो आपको किसी चीज से प्रभावित होने की जरूरत नहीं है। बेहतर है कि जब तक आप इसको अच्छे तरह से समझ ना लो, आप किसी को बताओ मत। अब बोलो मैंने नया काम स्टार्ट किया है टीएंस बायोटेक ग्रुप में, लेकिन अभी मुझे कुछ ज्यादा पता नहीं है, अभी मेरी ट्रेनिंग होनी है, पहले ट्रेनिंग ले लूं फिर बताओ। अगर कोई पूछता भी है, क्योंकि आपने ये तो बताया है कि काम स्टार्ट किया है, ये तो आपको प्रचार करना है। आपने इसको ये तो बोल दिया, स्टेटस में लगाओ, फोटो खिंचाई, उसके साथ सेल्फी लिया, आपने बोल दिया कि इसको स्टेटस में लगाओ, फेसबुक पे डालो, स्टार्टेड न्यू वर्क दिस दिस दिस, तो लोग पूछेंगे, तो आपको ये बता देना है उसको कि भैया लोग तुमसे पूछेंगे, तो बोलना है कि मेरी अभी ट्रेनिंग स्टार्ट होनी बाकी है, अभी तो कल ही ज्वाइन किया है, अभी मुझे क्या काम मिलेगा, कैसे मिलेगा, मेरी ट्रेनिंग होनी है अभी। लोग तुमसे पूछेंगे कि चेन बनाने वाला तो नहीं है, लोग तुमसे पूछेंगे कि पैसे लगाने वाला तो नहीं है, लोग तुमको बोलेंगे कि इसमें फंसा दिया जाएगा। क्यों बोलेंगे? क्योंकि जो तुमने यहां बैठ के समझा है वो दूसरों ने नहीं समझा है। तो जिस चीज के बारे में आपको पता नहीं होता, उस पे तो शक ही होता है ना, अनजान आदमी पे, अनजान चीजों पे तो शक ही होता है। तो आपको उनको नहीं बताना है। और अगर बताना भी हो, कोई ज्यादा पूछताछ करे, उसको बोलो भाई मुझे नहीं पता, मेरे को तो अभी ट्रेनिंग भी नहीं मिले, तो चल मेरे साथ ऑफिस, वहां जाके देख। तो आपको कुछ चीजें बतानी है। तो एक तो तरीका हो गया कि डेली आप सोशल मीडिया पे या अपनी एक्टिविटीज के थ्रू डेली अपने जान पहचान वालों को जताओ। जो लोग आपको देखते नहीं है, सोशल मीडिया पे एक्टिव नहीं है, उन लोगों को आप फोन करके, मैसेज करके उनसे आशीर्वाद, शुभकामनाएं लो। यानी आपका पहला स्टेप क्या है? इन्फॉर्मिंग। आपको उस इंडेक्स में देखना है कि सबको इन्फॉर्म हो गया कि नहीं हो गया। आपने सोशल मीडिया पे पोस्ट डाला, उसमें कितने लोगों के लाइक और कमेंट आ गए, मतलब उतने लोगों ने देख तो लिया। किसी ने देख लिया लेकिन कोई रिएक्ट नहीं किया, लाइक करके छोड़ दिया। तो ऐसे लोगों को मैसेज करना है। बाकी कुछ लोग लिख देंगे कॉन्ग्रेचुलेशंस, पोस्ट पे लिख देंगे, स्टेटस पे कमेंट कर देंगे। जो पहला स्टेप जो आपका होना चाहिए, क्वेरी उसको करनी पहले जो आपके पास क्वेरी करता है। चाहे मान लो आपने सोशल मीडिया पे अपना इंफॉर्मेशन के थ्रू आपने अपने फ्रेंड्स वाले लिस्ट में से मान लो 150 लोगों को बताया, और 150 में से केवल 30 लोगों ने आपसे पूछा कि क्या काम शुरू किया है, कितनी सैलरी होगी, कहाँ पे ज्वाइन किया है, क्या तुम्हारा जॉब प्रोफाइल होगा, इस तरह की चीजें लोग पूछेंगे। कुछ लोग खाली सीधे कॉन्ग्रेचुलेशन लिख के छोड़ देंगे। तो पहले आपको उनको अप्रोच करना है जिन्होंने क्वेरी की है। उसके बाद अपने रेगुलर पोस्ट के थ्रू इंतजार करते रहना है, करते रहना है, करते रहना है कि लोग कब पूछते हैं। तो कब तक इंतजार करना है? अनंत काल तक? नहीं, अनंत काल तक इंतजार नहीं करो।
आपको इंतजार करना है कब तक? जब तक आपको थोड़ी इनकम आ जाए। व्हेन यू गेट इनकम, उसके बाद आपको उन लोगों को अप्रोच करना है जो उस लिस्ट में आपके थोड़े क्लोज हैं। वो दोस्त हो, रिश्तेदार हो, पड़ोसी हो। आपको उनको कॉल करना है, बात करनी है, मिलना है, और क्या बोलना है। मान लो आप जिस कॉलोनी में रहते हो, उस कॉलोनी में 4 घर छोड़ के राम प्रसाद जी रहते हैं। यहाँ पे कोई राम प्रसाद जी तो नहीं है? वो आपके अच्छे पड़ोसी दोस्त हैं। आप पहुंचे उनके पास, जब आपको इनकम आनी शुरू हो गई, आप पहुंचे उनके पास। हाँ राम प्रसाद जी, क्या हाल चाल? सब बढ़िया, बाल बच्चे सब कुशल क्षेम, जैसे नॉर्मली हम मिलते हैं। अच्छा राम प्रसाद जी, आपको याद है मैंने आपको बोला था मैंने नया काम शुरू किया है? हाँ हाँ हाँ, वो भी 1 महीने पहले। एक्चुअली मैं आपको उसी टाइम बताना चाहता था, लेकिन मैंने सोचा यार पहले मैं तो देख लूं कि ये काम कैसा है, मैं तो ठीक से समझ लूं, मैं तो देख लूं कि वाकई में पैसा आता भी है कि नहीं, तब आपको बताऊंगा। जब मैंने काम देखा था तभी मुझे लग गया कि ये काम आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, लेकिन किसी भी और को बताने से पहले मैं खुद इस पे पूरा तरह से भरोसा करना चाहिए। तो अब मैं आश्वस्त हो गया, मुझे इनकम भी आने लगी, तो मैं चाहता हूं कि आप भी इस काम को समझो और हम दोनों साथ मिलकर के ये काम। रिश्तेदारों को ये नहीं कहना कि आप मुझे ज्वाइन करो, रिश्तेदारों को ये नहीं कहना कि आप भी मेरे साथ काम करो। ये लाइन आपको याद रखनी है, आपके मुंह पे सेट हो जाना चाहिए। जो आपके नोन लोग हैं, जो आपके पहचान वाले हैं, उनको हमेशा यही कहना होता है कि मैं ये चाहता हूं कि हम दोनों साथ मिलके काम करें, तब हम और तेजी से आगे। बिकॉज ईगो क्लैश मोस्टली पहचान वालों में होता है। हो सकता है आप किसी को अपना अच्छा मित्र मानते हो, वो अंदर ही अंदर आपसे जेलसी रखता हो सकता है या नहीं हो सकता? आप किसी रिश्तेदार के लिए अच्छा सोचते हो, वो अंदर ही अंदर आपके लिए जेलसी रखता हो। आपने उसको अगर ये बोल दिया कि आप भी ज्वाइन कर लो मेरे अंडर, या आप मेरी टीम में आ जाओ, या आप भी ये बिजनेस शुरू करो, तो मुंह पे चाहे जो भी बोले, अंदर ही अंदर ये सोच सकता, अच्छा बेटा मैं तेरे नीचे काम करूं। और ये बहुत सारे लोगों के साथ होता है। उनके रिश्तेदार, उनके दोस्त सिर्फ इसलिए नहीं ज्वाइन करते क्योंकि उनको ये फीलिंग आती है कि मुझे इसके नीचे काम करना, क्योंकि उनको डायरेक्ट सेलिंग, नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में पता नहीं है कि कोई किसी के नीचे ऊपर नहीं होता। यहाँ पे डाउनलाइन ज्यादा बड़ा शेयर होता है, अपलाइन ही हमेशा भीगी बिल्ली बना रहता है बेचारा। डाउनलाइन उल्टा 4 बातें सुना के चला जाता है, अपलाइन कुछ बोल नहीं पाता है, भाई नाराज हो गया छोड़ के भाग जाएगा। तो सच्चाई ये है, लेकिन ये उसको नहीं पता है ना। अब देवाशीष जी ने, मान लो देवाशीष जी के रिश्तेदार हैं ये प्रभाकर जी। अब प्रभाकर जी कभी मोटरसाइकिल मांगते हैं देवाशीष जी से, देवाशीष जी उसको बहाना बना देते हैं। लेकिन प्रभाकर कल को ज्वाइन कर ले देवाशीष के डाउनलाइन में, तो देवाशीष खुद ही चाबी देके आएगा, जाओ 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 प्लान देके आओ। तो ये बात प्रभाकर को पता नहीं कि अगर मैंने इसकी टीम में ज्वाइन कर लिया तो मैं इसको उंगलियों पे नचा सकता हूं। तो ये बात एक्चुअली आपके पहचान वालों को पता ही नहीं होती है, तो इसलिए ये मिसकॉन्सेप्शन आता है। तो शुरुआत में आपको उनको एडिफाई करना है। कि आप इतने समझदार आदमी हैं, मुझे आपको तो बताते हुए भी हेजिटेशन हो रही थी, फिर भी मुझे लगा कि अगर हम दोनों साथ मिलकर काम करेंगे तो मेरे लिए अच्छा हो। क्योंकि जब आप ऐसा कहते हैं किसी से, तो आप उसके सबसे पहले उसके ईगो को सेटिस्फाई करें कि हाँ ये मुझे भाव दे। ठीक है। तो जब आपको आइस, एक तो ये आइस ब्रेकिंग पॉइंट हो गया, उसके बाद
रिश्तेदारी में ऑब्जेक्शन हैंडलिंग। ऑब्जेक्शन हैंडलिंग क्या होती है? तो तरह तरह के ऑब्जेक्शंस आते हैं। आपकी दो बुआ है, आपने एक के नीचे दूसरे को डाल दिया, फिर वो आपका जी का जंजाल बन सकता है कि तूने मुझे उसके नीचे कैसे डाला। इस तरह की चीजें हुई है, लोगों की टीमें टूटी है इस वजह से। ऑब्जेक्शन हैंडलिंग में मोस्ट कॉमन ऑब्जेक्शंस क्या क्या आते हैं, स्पेशली व्हेन वी आर वर्किंग विथ रिलेटिव्स। उसकी एक दो चार एग्जाम्पल मेरे पास भी है, लेकिन मैं पहले आप लोगों से जानना चाहूंगा कि जब हम अपने जान पहचान वालों से, जो फ्रेंड्स लिस्ट मैंने बताई थी उसमें जो फ्रेंड्स, फैमिली, रिलेटिव्स, नोन पीपल, नेबर, कॉलेज के दोस्त, ऑफिस के दोस्त, इन लोगों के साथ जब प्रोस्पेक्टिंग करते हैं तो कॉमन ऑब्जेक्शंस क्या क्या है? तो आप लोग हैंड रेज कीजिए और सभी अपने अपने ऑब्जेक्शंस बताइए। आई ट्राई माई बेस्ट कि मैं उनका सोल्यूशन आपको बताऊं। रेज योर हैंड्स। देख लो, अभी कोई किसी को ऑब्जेक्शन ही नहीं है। तो काम करने को बोलो तो अरे वो ये कहता है, वो ये कहता है, वो ये पूछते हैं। और अभी पूछ रहा हूँ कि ऑब्जेक्शन बताओ तो कोई, हाँ, कुछ लोगों ने तो हाथ उठाया। चलिए सुपर्णा जी, आप बताइए क्या ऑब्जेक्शन है? सर, ट्रस्ट फैक्टर होता है, कोई ट्रस्ट नहीं करता है, ट्राई टू ऑब्जेक्शन टेल क्या देम होता है? अबाउट। ट्रस्ट तो ट्रस्ट तो मुझे ज्वाइन करने के एक साल बाद तक नहीं था। तो मन के अंदर जो ट्रस्ट नहीं है उसकी बात मत कीजिए। वो उस मिसट्रस्ट को किस वे में व्यक्त करते हो, ऑब्जेक्शन क्या है? कि मान लो अगर हम उनको सप्लीमेंट्स के बारे में बोले या थेरेपी के बारे में बोले कि दे हैव अ बेनिफिट ऑफ डाउट कि ये होगा कैसे, डॉक्टर पे ही तो बिलीव करना है, तुम कैसे कर लोगी, हाउ कैन अ थेरेपी गेट अ पर्सन ऑन अ बेटर स्टेज, मेडिसिन भी खाना है नहीं खाना है, इतना झंझट कौन लेगा, इससे अच्छा मेडिसिन ही खा लो, टैबलेट्स खा लो। तो वैसे टाइप का आता है। आप उस प्रोस्पेक्टिंग की बात कर रहे हैं जब आप किसी ट्रीटमेंट के लिए किसी को अप्रोच कर, राइट? राइट। तो आपको दो तीन चीजें ध्यान में रखनी है, इसीलिए नॉलेज, इसलिए मैंने कहा कि ट्रेनिंग इंपॉर्टेंट। जो ट्रीटमेंट मोडालिटी आप यूज करते हैं उसका नाम क्या है? जो ट्रीटमेंट मोडालिटी आप यूज करते हैं उसका नाम क्या है? ऑल्टरनेटिव मेडिसिन। प्रॉब्लम यही आती है कि आपको जब व्हेन पीपल से यू नो ना, एक्चुअली दैट इज KNOW। इट्स ऑल अबाउट नॉलेज। अब मान लीजिए कि आप वो रिश्तेदार हो जिसने ऑब्जेक्शन किया और मैं हूं प्रोस्पेक्टिंग करने, एंड मैंने आपको अप्रोच किया कि डायबिटीज के लिए या किसी भी चीज के लिए, एंड यू टोल्ड मी कि मैंने इतने बड़े बड़े डॉक्टर से दिखाया, फेमस नामी डॉक्टर से दिखाया, सबने मना कर दिया, आज तक डायबिटीज किसी का ठीक नहीं होता, ये लाइलाज बीमारी है, तुम कैसे कर सकते हो, ऑल दो स्टफ यू टोल्ड। तो व्हाट विल बी माय आंसर, हाउ विल आई अप्रोच? अरे तुमको कुछ पता नहीं है, तुम बेवकूफ हो, पता नहीं कुएं के मेढक हो, किस दुनिया में रहते हो, तुम्हें कुछ पता ही नहीं है कि दुनिया कहां से कहां पहुंची। नो, दैट इज द रॉन्ग अप्रोच। आपको कहना होगा कि बिल्कुल सही कह रहे हो आप, डायबिटीज का कोई इलाज नहीं होता, डायबिटीज इनक्यूरेबल। आप 100% सही कह रहे हो, मैं भी तो ही कह रहा हूं, डायबिटीज का इलाज नहीं होता, डायबिटीज इज इनक्यूरेबल। क्यों? क्योंकि ये एक बीमारी नहीं है, ये एक डिसऑर्डर है, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है। डिसऑर्डर मतलब आपके शरीर में जो मेटाबॉलिज्म की व्यवस्था थी वो आउट ऑफ ऑर्डर हो गई है, खराब हो गई है, उसको ठीक करना होता है। मेटाबॉलिज्म को ठीक करना होता है, डायबिटीज को नहीं ठीक कर सकते आप। तो इसके लिए हम लोग जो ट्रीटमेंट मोडालिटी यूज कर रहे हैं उसका नाम है TCM, ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन। TCM पार्ट है ऑल्टरनेटिव मेडिसिन का। किसी भी चीज का ऑल्टरनेटिव आप कब ढूंढते हो, ये सवाल आपको सामने वाले से पूछना है।
क्योंकि जो आपके जवाब पे विश्वास नहीं करेगा वो अपने जवाब पे विश्वास करेगा। तो जो जवाब आप उसको देने वाले हैं, आपको वो आर्ट सीखना होगा उसके जवाब से, वो उसके मुंह से वो जवाब निकलवाने। इसलिए एक बहुत ही फेमस किताब है, वो आप सब पढ़े, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग आपके लिए बाएं हाथ का खेल हो जाएगा। उसका नाम है सवाल ही जवाब। कि आपको कैसे किसी को सवालों के थ्रू जवाब दे, कि किसी भी ऑल्टरनेटिव की तलाश आप कब करते हैं? जब आपके मेन रास्ते बंद हो, आपको पीठ खुजाना है, आपका हाथ नहीं पहुंच रहा, तब आपके बगल में कंघी पड़ी हुई, आप कंघी से खुजा लेते हैं। कंघी बना तो नहीं है पीठ खुजाने के लिए, बना है क्या? इस तरह के बहुत सारे ऑल्टरनेटिव्स होते हैं जो आप इस्तेमाल करते हैं कब? जो यूजुअल तरीका जब काम में नहीं आता। तो ऑल्टरनेटिव मेडिसिन बेसिकली बनाया ही उन बीमारियों के लिए गया है जिसपे एलोपैथी, आयुर्वेद या यूनानी जो भी फेमस चिकित्सा पद्धतियां हैं वो फेल हो जाए, वो काम नहीं करती। अगर वो काम कर जाए तो ऑल्टरनेट कोई क्यों ढूंढेगा? बताओ सही कह रहा हूं कि नहीं? ये आपको उनसे पूछना, देन दे विल रिलेट कि हाँ बात में तो दम है। तो ये बेसिकली ऑल्टरनेटिव मेडिसिन है, ये काम ही वहीं पे आता है जिस, ये उन्हीं बीमारियों के लिए काम में आता है जिनका इलाज इसमें नहीं है। अब आप सोचोगे कि वो डॉक्टर ने मुझे क्यों नहीं बताया? एग्जैक्टली मुझे नहीं पता, लेकिन इसके दो पॉसिबल रीजन हो। पहला तो ये कि उसने ये पढ़ाई पढ़ी ही नहीं है। तो हो सकता है आपकी तरह उसको भी नहीं पता हो, दुनिया में बहुत सारी चीजें हैं जो हमें नहीं पता हो सकती है। उसके लिए कोई भी अजीब अजीब सा नाम ले सकते हो आप। सुपर्णा जी, बाकू क्या है आपको पता है? अब आपको नहीं पता तो इसका मतलब बाकू है ही नहीं। जबकि बाकू एक शहर का नाम है जहां पे तेल के खदान है, वहां से तेल निकाला जाता है। तो आपको इस तरह से एग्जाम्पल्स देने हो। आपको जो नहीं पता वो नहीं होगा ऐसा तो नहीं हो सकता उस डॉक्टर को नहीं पता हो, या हो सकता है वो डॉक्टर सोच रहा हो कि मैं अपना पेशेंट क्यों भेजूं किसी और के पास ठीक करने के लिए, तो मेरा नुकसान। अब मैं आपको दिखाता हूं कि ऑल्टरनेटिव मेडिसिन, उसके फोन में गूगल में खोल के दिखाइए कि टीसीएम इफेक्ट्स ऑन डायबिटीज, कैन टीसीएम रिवर्स डायबिटीज? तो उसका जवाब उसको हाँ में मिलेगा। बोले यहाँ पे देखिए, ट्रीट नहीं लिखा हुआ है, क्योर नहीं लिखा हुआ है, रिवर्स लिखा हुआ है। जो भी चीज डिसऑर्डर होता है, जैसे मान लीजिए कि मेरे पास ये तीन चीजें रखी हुई, ये एक ऑर्डर में सजा के रखी हुई है तीन चीजें, और उनका ऑर्डर बिगड़ गया, वो टेढ़ी मेढ़ी हो गई, हमको उसको वापस से ऑर्डर में लाना है। उसको क्या बोलते हैं मिलिट्री लैंग्वेज में? उसको बोलते हैं जैसे थे। जब मिलिट्री में परेड चल रहा होता है, परेड कमांडर कोई कमांड देता है और वो एग्जीक्यूट ठीक से नहीं होता है, तो एक कमांड दिया जाता है जैसे थे, एज यू वर। उसका पर्पस होता है कि भाई तुम लोगों ने गलत किया, जैसे पहले थे वैसे हो जाओ, फिर से कमांड देंगे। तो जब भी कोई चीज ऑर्डर में नहीं होती, जब भी कोई डिसऑर्डर होता है, तो आप उसको ट्रीट या क्योर नहीं कर सकते, उसको रिवर्स कर सकते हैं, जो पॉसिबिलिटी एलोपैथी में नहीं है। और होम्योपैथी का तो जन्म ही एलोपैथ से हुआ है। आयुर्वेद का नया रिसर्च के हिसाब से विकास ही नहीं हो पाया उतना, जितना डेवलपमेंट आर&डी होना चाहिए उतना हो नहीं पाता है। लेकिन टीसीएम के ऊपर बहुत रिसर्च हुआ, इसलिए उन लोगों ने रिवर्स करने के तरीके ढूंढ लिए हैं। आखिरी लाइन क्या है? बाकी आपकी मर्जी है, बीमारी तो आपको है। अब आपको सिर्फ ये सोचना है कि आपको एक नया रास्ता दिखा, एक उम्मीद के साथ उस पर चलना है, या जिंदगी भर इस बीमारी को झेलना है। चॉइस तो आपकी है। आप मान भी लोगे तो इलाज का खर्चा भी आप ही को उठाना है, मैं थोड़ी करूंगा। तो चॉइस तो आपकी है कि आपको एक रास्ता दिखा। हो सकता है आपको मंजिल नहीं दिख रही, हो सकता है आपको मंजिल नहीं दिख रही, लेकिन रास्ता दिख रहा है कि हाँ ये रास्ता जा, मंजिल की तरफ जा रहा है।
हो सकता है मंजिल नहीं दिख रही, अब उस रास्ते पे चलने का चांस आप लेना चाहते हो या वहीं बैठे रहना चाहते हो, ये तो आपकी मर्जी है। तो दिस इज द वे यू हैव टू कन्विंस ऑब्जेक्शन को, ये हैंडलिंग करनी है। फिर भी सारे लोग माने जरूरी नहीं है, लेकिन ज्यादातर लोग इसमें ट्राई करने का तो जरूर सोचें। और आप 10 साल से इलाज ले रहे हो, आप ये भी बोल सकते हो आप 10 साल से इलाज ले रहे हो, ठीक नहीं हो रहा, आपने बीच में कई डॉक्टर बदले होंगे, कई डॉक्टर ने कई दवाइयां बदली होगी, एक बार 2-4 महीने ये भी ट्राई करके देख लो, फायदा लगे तो कंटिन्यू करना, नहीं तो कौन सा आप एग्रीमेंट साइन कर रहे हो, कोई शादी थोड़ी कर रहे हो, 7 फेरे थोड़ी ले रहे हो कि जिंदगी भर का साथ हो जाएगा, वो तो आपका एलोपैथी के साथ है। एलोपैथी के साथ आपने 7 फेरे की शादी की हुई है, एलोपैथी के भरोसे रहोगे तो जिंदगी भर खानी पड़ेगी, निभानी पड़ेगी। ये तो 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट मैरिज है। तो वाई आई एम सेइंग दिस कि आपकी बातों में पॉइंट्स भी होने चाहिए, कैजुअल अप्रोच भी होना चाहिए, थोड़ा सा हास्य भी होना चाहिए, और एक सीरियस थ्रेट भी होना चाहिए कि भाई बीमार तो तुम हो, जिंदगी भर तुम्हें झेलना है, हमें क्या। ठीक है Yes. जी शिवाजी पॉल साहब, आप पूछे। हाँ सर। हाँ जी बोलिए। सर बहुत सारे आते हैं, सर बहुत क्या सारे आते हैं, बहुत सारे मतलब ऑब्जेक्शन आते हैं। क्या एक कोई ऑब्जेक्शन बताइए ना। हाँ, कुछ कुछ बोलता है ऐसे बता, नेटवर्क से अभी कोई सक्सेस हुआ है, ये 2-3 दिन सक्सेस होता है, फिर वो दूसरा काम पे चला जाता है, ये छूट जाते हैं। आज तक ऐसे कुछ नहीं, नंबर 1। 2 बोलता है मैं किसी को ऐसे नहीं बोल सकता हूँ, मेरा खुद को कुछ काम करना है तो बोल, मैं करूंगा, ये बोलते हैं। एक है इसका रेट ज्यादा है, ऐसे कुछ कुछ पर्सनल केयर के ऐसे बोलते हैं। फिर बोलते हैं वो जो ट्रीटमेंट के बोलते हैं, अ, ये इतना काम करते हैं तो सभी डॉक्टर सब छोड़ के तो यही काम करते हैं, तो दुनिया में डॉक्टर ही नहीं रहेगा। ओके, आपने 4 ऑब्जेक्शन बताए, पहला ऑब्जेक्शन क्या था आपका। वो जो बोलते हैं मैं किसी को बोल नहीं सकता, मैं खुद करूँ तो बोल। ये तीसरा था आपका, ये दूसरा था, पहले था पहला वो। ऑब्जेक्शन। हाँ, नेटवर्किंग। आपसे दिखा है एक लोग जो नेटवर्किंग करके सक्सेस राइट, हुआ है, कुछ देखिए दिन नेटवर्क करते हैं, दूसरा जब दिन चला आपको जाता जब आपको ये बताया जाता है कि नेटवर्किंग में आज तक कोई सक्सेसफुल हुआ है वो दिखा, तो मैंने कहा ना कि ऑब्जेक्शन हैंडलिंग का पहला कोर्स है, पहला सबक है सवाल ही जवाब। अच्छा नहीं नहीं, आप बिल्कुल सही सवाल पूछ रहे हो। आप ये बताओ कितने सक्सेसफुल को आप सक्सेसफुल मानते हो? इनकम के हिसाब से, लाइफस्टाइल, आप किसको सक्सेसफुल मानते हो? जो 2 लाख रुपया महीना कमाता है उसको सक्सेसफुल मानते हो आप, या उससे ज्यादा? क्योंकि आप जिसको मानते हो उसके हिसाब से बंदा चूज करके मैं दिखाऊंगा, मिलवाऊंगा आपको। हो सकता है आपको पता हो कि आपके लाइन ऑफ स्पॉन्सरिंग में कौन सा अपलाइन उतना कमाता है, अगर नहीं पता है तो बोलिए कि हाँ जरूर है, बहुत सारे लोग हैं, मैं आपको कल बताऊंगा या आपको मैं मिलवाने भी ले जाऊंगा। लेकिन पहला सवाल यही पूछना है कि किसको आप सक्सेसफुल मानते हैं, क्योंकि कई बार लोग आपको थोड़ा सा, आपका जो वो होता है ना, झाग होता है ना, उसको दबाने के लिए जैसे सवाल पूछते हैं, एक्चुअल में दे डोंट मीन इट। तो जब सवाल के बदले में आप सवाल पूछ देते हैं ना, तो उनके पास जवाब नहीं होता। ये बोलेंगे तू, कई लोग ऐसे हो सकता है जो उसमें बोल रहे हैं कि तू कोई ऐसा बंदा दिखा दे जो 50,000 रुपया महीना कमाता हो। बोलो मैंने तो अभी 2-4 महीने पहले ज्वाइन किया है, तो मेरी तो इतनी कमाई नहीं है, लेकिन मैं ऐसे लोगों को जानता हूं, मैं तेरे को मिलवाऊं। या अगर आपके पास रेडीली प्रोफाइल अवेलेबल हो तो आप दिखा सकते हैं। ठीक है, ये तो हो गया पहला। आपका दूसरा ऑब्जेक्शन क्या था? दूसरा ऑब्जेक्शन था जब मैं किसी को बोल नहीं सकता, ये मेरा तीसरा था। खुद को और एक था जो सभी डॉक्टर, अगर ऐसे काम होता है तो सभी हाँ डॉक्टर तो ठीक है,
ये बिल्कुल, ये सवाल बहुत आता है कि अगर यही काम, ये काम के बारे में भी आता है और ट्रीटमेंट के बारे में, और इसमें कई सारी चीजें आती हैं। जैसे आपके पास आएगा कि अगर ये ट्रीटमेंट इतना ही अच्छा है तो सारे डॉक्टर क्यों नहीं करते, अगर ये काम इतना अच्छा है तो सारे लोग यही काम क्यों नहीं करते। तो फिर से वही फॉर्मूला, सवाल ही जवाब है। अच्छा, आपके हिसाब से कौन सा काम अच्छा होता है? एमएलए एमपी बनना अच्छा है? आईएएस बनना अच्छा है? आप कभी चुनाव लड़े, उसको तो आप अच्छा मानते हो फिर भी नहीं लड़े। कभी सिविल सर्विसेज का फॉर्म भरा, अरे वो तो इंडिया की सबसे अच्छी नौकरी मानी जाती है, फिर भी नहीं आपने फॉर्म भरा। यानी आप मानते हो ना कि जो सबसे अच्छा होता है वो भी सभी नहीं कर, ये उससे मनवाना है। दुनिया का कोई ऐसा काम है जो सभी करते हो? डॉक्टर बनना अच्छी बात है, क्या सारे लोग नीट का एग्जाम देते हैं? बनना तो छोड़ो, अपने हाथ में नहीं है, ट्राई भी करते हैं क्या? आईआईटी इंजीनियर बनना है तो आईआईटी सबसे अच्छा है, क्या सारे लोग आईआईटी का एंट्रेंस देते हैं? हर ग्रेजुएट बंदा आईएएस बन सकता है, क्या सारे ग्रेजुएट आईएएस का फॉर्म भी भरते हैं? एग्जाम देना, बनना तो छोड़ो। तब उनसे फिर से एक सवाल पूछ सकते हैं आप कि क्यों नहीं करते? आप भी ग्रेजुएट हो ना, अगर वो ग्रेजुएट हो तो आपने आईएएस का फॉर्म क्यों नहीं भरा था? या एमएलए बनना, एमपी बनना तो अच्छी बात है ना, वो तो अच्छा है, मानते हो ना कि नहीं मानते हो? तो कभी चुनाव में खड़े हुए, सरपंच के चुनाव में खड़े हुए, ग्राम प्रधान के चुनाव में क्यों नहीं खड़े हुए? तो बस वही रीजन है कि हर बंदा टीएस क्यों नहीं करता। और सर वो जो अब दूसरा, अब ट्रीटमेंट पे, ट्रीटमेंट हाँ, का ट्रीटमेंट पे, सवाल का जवाब, ट्रीटमेंट पे बोलता हूँ। कि अगर ये हाँ, ट्रीटमेंट इतना अच्छा है तो सारे लोग क्यों नहीं करते? ना सारा नहीं, कोई तो डॉक्टर ही नहीं रहता, ना, ऐसे बोल रहा हूँ। सुन लीजिए सर, सुन लीजिए। अच्छा, हाँ हाँ। फिर से वही बैक टू स्कूल, सवाल ही जवाब है। आपको उनसे पूछना है कि आपके हिसाब से एलोपैथी, होम्योपैथी, आयुर्वेद, यूनानी में कौन सा अच्छा है? वो कोई ना सब कोई एक तो एलोपैथी बोलेगा, बोलेगा। हाँ, कोई एक तो एलोपैथी। चुनेगा ना। तो अगर एलोपैथी सबसे अच्छा है तो फिर होम्योपैथी और टीएम्स को छोड़ो, निकालो, मारो गोली थोड़ी देर, ये बेकार मान लिया। लेकिन होम्योपैथी, आयुर्वेद, एलोपैथी सब दुकान, एलोपैथी ही अगर अच्छा है तो सारी दुनिया एलोपैथी करनी चाहिए थी। होम्योपैथी और आयुर्वेद, यूनानी वालों की तो दुकान बंद हो जानी चाहिए। फिर तो स्वदेशी कंपनियों में पतंजलि का सबसे बड़ा टर्नओवर ही नहीं होना चाहिए। अगर वो बोलता है कि आयुर्वेद सबसे अच्छा है तो सबसे ज्यादा हॉस्पिटल फिर तो आयुर्वेद के होने चाहिए। सारे नहीं करते, मेजॉरिटी कर सकते थे। देन ही विल रियलाइज कि उसकी सोच कितनी गलत है। एलोपैथी अच्छा है, सारे एलोपैथी नहीं करते। होम्योपैथी अच्छा है, सारे होम्योपैथी नहीं करते। यूनानी अच्छा है, सारे यूनानी नहीं करते। रॉयल स्टैग का दारू अच्छा है, सारे रॉयल स्टैग नहीं पीते। क्लासिक सिगरेट अच्छा है, सारे क्लासिक सिगरेट नहीं पीते। नॉनवेज में चिकन अच्छा है, मटन भी पसंद करते हैं लोग। वेज में पनीर अच्छा है, मशरूम भी खाते हैं लोग। किसी को गोभी पसंद है, किसी को परवल पसंद है। तो दुनिया में कोई ऐसी चीज नहीं है जो सारे करते हैं। भगवान में भी कोई हनुमान जी को मानता है तो कोई राम को मानता है, कोई शंकर को मानता है, कोई दुर्गा माता को मानता है। You need to have all these logics and answers ready. Then only you can handle the objections. ये आवाज किसके यहाँ से आ रही है? अपना बैकग्राउंड वो कर लीजिए। हाँ, नेक्स्ट आपका ऑब्जेक्शन क्या था शिवाजी साहब? वो तो रेट ज्यादा है, कुछ कुछ अभी प्रोडक्ट तक में जब भी रेट मैं ज्यादा पूछता था तब तीसरा सबसे पहले बताते थे, और जब तीसरा पूछा तो उसको भूल गए। है। और एक है, मैंने मैं खुद मैंने किसी को बोल ये नहीं आपका सकता। तीसरा, ये आपका तीसरा था। जब इसका नंबर आया तो आपने इसको साइड कर दिया।
यही होता है, व्हेन यू हैंडल टू मेनी थिंग्स, तो ये कंफ्यूज, इसलिए मैं बार बार आपको ये रिपीट कर रहा हूँ। ये जैसे ना मुझे अभी बोला कि तो कोई दो, एक बताइए, आपने अभी एक दो साथ हो चारों गया बताए। हाँ, अभी है ना, तीसरे अभी पे दो आते हो हैं गया और कि दो बाकी है, दो बाकी है। मैं खुद काम नहीं करूंगा, मतलब मैं लोगों को नहीं बोल सकता। हाँ 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 ठीक है, हाँ। तो आपको उनको दो तीन चीजें बताई कि कल ठीक है आप नौकरी कर रहे हैं, आपको एक क्लर्क की नौकरी बन गई, मिल गई। ठीक है, आपको उसमें कुछ नहीं करना है, किसी को कुछ बोलना नहीं है, जाना है, लेटर टाइप करना है, सब कुछ करना है। और आप 5 साल 6 साल 7 साल 8 साल क्लर्क रहते हैं, आपको किसी से कोई बात नहीं करनी पड़ती, आपका बॉस आपको काम देता है, आप वो कंप्यूटर पे करके खत्म करके घर आ जाए। 5 मिनट बोलो। फिर आपका प्रमोशन, आप मैनेजर बना दिए, आपके नीचे 20-25 क्लर्क काम कर रहे हैं। अब आपको उनसे काम करवाना है, उनको बोलना पड़ेगा, उनको सिखाना पड़ेगा, उनको इंस्ट्रक्शन देना पड़ेगा। तो क्या आप नौकरी छोड़ दोगे, प्रमोशन लेने से मना कर दोगे, क्या करो? व्हाट डू यू थिंक, क्या आंसर आएगा? व्हाट डू यू थिंक, क्या आंसर आएगा? तो अगर प्रमोशन तो चाहिए, प्रमोशन बोलेगा प्रमोशन चाहिए। लेकिन तब तो फिर लोगों से बोलना पड़ेगा, काम कराना पड़ेगा। चलिए इससे थोड़ा सा साइड होते हैं। आप किसी स्कूल में मास्टर लगे, आपका काम बच्चों को पढ़ाना है? 3-4 महीने के बाद स्कूल में एक पीटीएम होने वाला है, आपको आपके प्रिंसिपल ने बोला कि बाहर हम एक नई एक्टिविटी शुरू कर रहे हैं स्कूल में, या म्यूजिक क्लासेस शुरू कर रहे हैं, तो आपको उसका काउंटर लगा के बैठना है, और जितने पेरेंट्स आएंगे उन सबको मोटिवेट करना है अपने बच्चों को म्यूजिक क्लास में डालें। ऐसा हो सकता है? तो यस क्या आप यस। नौकरी से रिजाइन कर दोगे कि नहीं, मैं तो लोगों से तो बात नहीं करता? यहां पे आपको क्या लग रहा है कि हम आपको किसी से भीख मांगने के लिए बोलेंगे? आपको ये काम, पब्लिक डीलिंग का काम कहीं भी करना पड़ सकता है, और अगर आप अकेले काम करना चाहते हैं तो शायद आपने ये समझा ही नहीं। मैंने, क्योंकि आपने ये बिजनेस प्लान में अगर ये समझाया होगा ना शुरुआत में, तो ये ऑब्जेक्शन नहीं आएगा। लेकिन फिर भी अगर आया, क्योंकि लोग आधी बात सुन करके ऑब्जेक्शन करने लगे, तो आपको बताना कि क्योंकि आपने पूरी बात मेरी समझी नहीं। अगर आप अकेले काम करते हैं तो या तो आप किसी और के नौकर होंगे, नौकरी करेंगे, या आप सेल्फ एम्प्लॉयड प्रोफेशनल हो, तो आपकी इनकम एक लिमिट से नहीं बढ़ेगी। अगर आपको अनलिमिटेड इनकम चाहिए तो आपको टीम चाहिए, आपको सिस्टम चाहिए। तो मुद्दा ये नहीं है कि आप क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते, मुद्दा ये है कि आपको चाहिए क्या। तो बेसिकली अगर आपको बेंगलोर जाना है तो ट्रेन आपको बेंगलोर की ही पकड़नी पड़ेगी, चाहे उसमें कितनी भी भीड़ हो। आपकी मर्जी की सीट आपको पटना की ट्रेन में मिल रही है, और आपको जाना बेंगलोर है, तो आप पटना की ट्रेन में नहीं बैठ सकते, चाहे कितनी भी मुश्किल हो। मान लो आपको सुबह जल्दी उठने में तकलीफ होती, यू हैव टू मेक हिम अंडरस्टैंड। ये नॉर्मली मैं प्लान के शुरू में समझाता हूं, लेकिन ये ऑब्जेक्शन आया तो आप समझा सकते हो उसको कि मान लो आपको सुबह उठने में बहुत तकलीफ होती, असंभव लगता है आपको सुबह उठना, लेकिन बेंगलोर की फ्लाइट सुबह 6 बजे जाती है, तो आपको 4 बजे एयरपोर्ट पहुंचना हो। और पटना की फ्लाइट दिन में 1 बजे जाती है, तो आपको 11 बजे पहुंचना हो। आपका काम है बेंगलोर में, लेकिन फ्लाइट सुबह पटना, फ्लाइट दिन में पटना की है, तो आप क्या करोगे, पटना चले जाओगे। तो बेसिकली आपको क्या काम करना है ये मुद्दा नहीं है, मुद्दा ये है कि आपको चाहिए। लिमिटेड इनकम में खुश हैं आप, तो ये काम आपके लिए नहीं। तो आप क्या मना करोगे, मैं खुद मना कर, बिकॉज जो बंदा लिमिटेड इनकम में खुश है उसको अपनी टीम में ज्वाइन कराने का मतलब है हेडेक मोल लेना, उसके ऑब्जेक्शंस कभी खत्म नहीं, उसको धक्का मारने में आप अपनी सारी एनर्जी वेस्ट करो। बहुत बड़ा इनकम
पैसिव इनकम, रेगुलर ग्रोथ जिसका सपना नहीं है, जिसकी चाहत नहीं है, वो नेटवर्क मार्केटिंग नहीं कर पाएगा, चाहे आप उसको ज्वाइन करा लो, नहीं कर पाएगा। और अगर आपको ग्रो करना है नेटवर्क मार्केटिंग में, तो यू नीड असेट्स नॉट लायबिलिटी। तो आपको हमेशा इस बात का फर्क समझना पड़ेगा कि कौन आपकी टीम में एज ए असेट ज्वाइन कर रहा है, कौन एज ए लायबिलिटी ज्वाइन। अगर आपने लायबिलिटी ज्यादा ली हुई है तो आपकी ग्रोथ स्लो हो जाएगी। मान लीजिए आप कहीं धर्म यात्रा पे निकलते हैं और आपकी टीम में सारे युवा मजबूत लोग ज्यादा हैं, तो आपके मजे हो जाएंगे, आपका भी सामान वो लेके चलेंगे। लेकिन बूढ़े बुजुर्ग ज्यादा है तो क्या होगा? उनका सामान आपको ढोना पड़ेगा, ऊपर से वो धीरे धीरे चलेंगे। अब आपने उनको शामिल कर लिया है तो साथ तो निभाना पड़ेगा भाई। सो इट्स बेटर कि जो बंदा बोल देता है नहीं भैया मेरी दाल रोटी चल रही है, मैं उसमें खुश हूं, तो जबरदस्ती से गधे को घोड़ा मत बनाइए। बहुत सारे नेटवर्किंग लीडर यही कोशिश करते रहते हैं, वो जिंदगी भर गधे को घोड़ा बनाने में लगे रहते हैं कि नहीं बोल तू ही शेख का घोड़ा है। नहीं बनेगा वो। अगर किसी तरह से आपने सियार को रंग भी लिया तो ज्यादा से ज्यादा कब तक? अगले मानसून तक। आपने उसको रंगने में, सिखाने में, सियार की जगह शेर की तरह दहाड़ने में, सिखाने में बहुत मेहनत की, लेकिन जैसे ही मानसून की पहली बारिश उसका रंग धुल जाएगा। यानी जैसे ही पहली छोटी सी ऑब्जेक्ट प्रॉब्लम आएगी ना, वो छोड़ के भाग जाएगा बिजनेस। आपकी सारी मेहनत पे पानी। तो इसीलिए अगर कोई बंदा ऐसा बोल दे, जिसको समझना है वो समझ जाएगा। बिकॉज नेटवर्क मार्केटिंग में सक्सेसफुल होने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है पर्पस, वाई यू आर डूइंग इट। इफ यू डोंट हैव अ वाई, यू विल नेवर सक्सीड। आपको डेफिनेटली एंड प्रिसाइजली पता होना चाहिए कि आप ये बिजनेस क्यों कर रहे हैं। और अगर आपका वाई सही नहीं है तो यू विल नेवर बी सक्सेसफुल। बिकॉज तरह तरह की चुनौतियां आएंगी और ट्रेनिंग से मोटिवेशन नहीं होता। मोटिवेशन आपको आपके सिर्फ वाई से मिलता है। बहुत सारे मोमेंट्स आएंगे लाइफ में जब आपको इसको छोड़ने का मन करेगा। शुरुआती 1 महीने में हर दिन छोड़ने का मन करेगा, हर दिन करेगा। शुरुआती 1 महीने, उसके बाद 6 महीने तक हर हफ्ते छोड़ने का मन करेगा। हर हफ्ते एक ना एक ऐसा मोमेंट आएगा जो आपको लगेगा यार छोड़ यार मेरे से नहीं हो, मैं नहीं कर रहा इसे। उसके बाद 2 साल तक हर महीने छोड़ने का मन करे। कौन से दिन? क्लोजिंग वाले दिन। जब आप अपना टीएनपीवी देखेंगे बहुत कम लगेगा, यार ये मेरे बस की बात नहीं, हमसे ना हो पाएगा, इतनी मगजमारी हम नहीं करते। 2 साल के बाद कभी कभी करेगा, 5 साल के बाद कभी नहीं। दैट इज हाउ इट ग्रोज। रोकेगा कौन? आप रोकेगा कौन? रोकेगा वो वाई। रोकेगा वो वाई। एक औरत का वाई हो सकता है कि आज से 10 साल बाद मेरा पति जब अपनी मर्सिडीज में बाहर निकले तो लोग उसको बोले कि देखो ये प्रज्ञा का हस्बैंड है, उसने खरीद के दिया है उसको। ये एक वाई हो सकता है। आप सबका अपना अपना वाई अलग हो सकता है। आपका वाई आपके बच्चों का अच्छा फ्यूचर हो सकता है, आपका अच्छा घर हो सकता है, आपकी अच्छी लाइफस्टाइल हो सकती है, आपका मान सम्मान हो सकता है, रिकॉग्निशन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन एक डेफिनेटिव वाई तो होना ही चाहिए। जिस इंसान के पास वो नहीं है, सो व्हेनेवर
जब आप बिजनेस मीटिंग स्टार्ट करते हैं तो आपको पूछना चाहिए लोगों से, जब 101 मीटिंग खास तौर पे करते हैं या टीम में भी करते हैं रेगुलर, तो पूछना चाहिए आप अपनी लाइफ में क्या अचीव करना चाहते हो, क्या ड्रीम है आप। बातें शुरू करने के कई तरीके हैं। दोस्तों से ट्रैवल करते हुए मैंने अपने एक फ्रेंड से पूछा, इमेजिन कर आज से 10 साल बाद अचानक से तेरी इनकम 10-15 लाख रुपए महीने हो जाए तो तू क्या करेगा। वो थोड़ी देर के लिए ब्लैंक हो गया, फिर बोलता मतलब। मैंने कहा सोच, गवर्नमेंट ने अचानक से फौज वालों की सैलरी, क्योंकि फौज को बहुत इज्जत है, 6 गुना बढ़ा दी। तेरी सैलरी अभी 2 लाख रुपए महीना है, अगले महीने से 12 लाख रुपए होगी, क्या करेगा। ऐश करूंगा, उसने यही बोला, ऐश करूं। लेकिन बेटा ऐसा होना तो नहीं। लेकिन दूसरे तरीके हैं जिससे ये हो सकता है। अगले महीने से नहीं होगा, अगले साल से भी नहीं होगा, लेकिन 5 साल 10 साल बाद हो सकता। चाहता है तो तरीका बताओ। सो देयर सो मेनी थिंग्स, बट यू नीड टू नो दैट वाई ऑफ द पर्सन, उसका ड्रीम क्या है, उसके सपने क्या है, उसका पर्पस क्या है। जिसका नहीं है, बड़े सक्सेस सिर्फ एम्बिशियस लोग हासिल करते हैं। कोई बच्चा पढ़ रहा है और जब परीक्षा में जाने से पहले वो घर में जो मंदिर होता है ना, उसके सामने हाथ जोड़ता है, तो मन के अंदर से प्रार्थना निकालती है, भगवान किसी तरह पास करा देना। और उसके उसके माँ बाप फोर्स करते रहते, तू आईआईटी का एंट्रेंस लिख, तू नीट पीजी लिख, नीट का प्रिपरेशन कर। तो आपको पता है ना क्या होता है रिजल्ट। वो कोचिंग ज्वाइन कर लेता है, कोचिंग जाता भी है, लेकिन पढ़ता नहीं। तो इसलिए ये पहचान, अगर ये पहचान हो जाए तो आप लकी हैं। ठीक है शिवाजी, आपका चौथा सवाल क्या था। इसके साथ और ही इनके प्राइस चौथे ज्यादा ऑब्जेक्शन है। के साथ खत्म करेंगे आज, अगर कुछ रह गया तो कल करेंगे। प्राइस प्राइस ज्यादा है। प्राइस ज्यादा है, उसके लिए तो मैंने आप लोगों को एक लिस्ट दे दिया। वो हाँ लिस्ट मैंने आप हाँ लोगों को हाँ। इसीलिए दिया ताकि काम आसान हो सके, लेकिन उसके लिए भी आपको पूछना पड़ेगा। अच्छा आप एक बात बताओ, आप किसी दुकान पे जाते हो, उसके पास 2 कुर्ते हैं, एक अच्छा एक बुरा, तो प्राइस किसका ज्यादा है। आप कार के शोरूम में जाते हो, एक अच्छी कार है और एक थोड़ी कम अच्छी कार है, प्राइस किसका, जो चीज अच्छी होगी उसका प्राइस ज्यादा होगा, ये तो तय है। तो अब आपको ये सोचना है कि आपको अच्छी चीजें इस्तेमाल करनी है या खराब चीजें इस्तेमाल करनी। आपको हो सकता है कि ये लगे मेरा बजट में, ये हो सकता है, क्योंकि आपके सामने 2 तरह के लोग हो सकते हैं जिनका ये ऑब्जेक्शन हो। एक तो यूजर हो सकता है, एक सेलर हो सकता है। एक जो आपके पास बिजनेस करने आया है वो भी तो बोल सकता है प्रोडक्ट महंगे हैं, लोग नहीं खरीदेंगे। और एक जो यूजर है वो भी बोल सकता है। तो यूजर को तो आप क्वालिटी के बेस पे समझाएंगे और उसके बाद ये कंपैरिजन भी दिखा देंगे कि हाउ एवर ये सिर्फ आपकी सोच है, प्राइस महंगे नहीं है। जब सेलर की बात आएगी तो आप बोलेंगे हो सकता है आपको इसलिए महंगा लग रहा हो क्योंकि आपका बजट इस कैटेगरी की चीजों को यूज करना आपके लिए अलाउ नहीं करता। अब जो भाई महीने में 8-10 हजार ही कमाता है, अब उसको अगर आप बोलो कि टीएनएस के सारे प्रोडक्ट यूज करो और 4-5 हजार रुपया अपने ऊपर खर्च करे, पॉसिबल नहीं है उसके लिए। लॉजिकल है या नहीं है। यस यस। बोलिए इमेजिन कीजिए कि एक जो सेल्समैन होता है, जो बीएमडब्ल्यू या मर्सिडीज के शोरूम में काम करता है, उसकी सैलरी कितनी होती है। 25 हजार 30 हजार, यही सैलरी होती है उसकी भी। उसकी सैलरी इतनी भी नहीं होती कि उस वहां पे बिकने वाली कारों का वो इंश्योरेंस भी खरीद सके। कार खरीदना तो छोड़ो, लेकिन वो बेचता तो है ना। कल को आपको बीएमडब्ल्यू के शोरूम का मैनेजर बनाया जाए तो आप क्या बोलोगे, नहीं नहीं मेरी औकात नहीं है, बहुत महंगा कार है, मैं नहीं बेच पाऊंगा। आप वही कर रहे हो ना, आपको खरीदना नहीं है, आपको बेचना है। और जो प्रॉफिट होता है ना बिजनेस में, प्रॉफिट हमेशा परसेंटेज में हो।
अगर आपका प्रॉफिट मार्जिन 20% है तो 100 रुपए की चीज बेचोगे तो 20 रुपए कमाओगे, 1 लाख की चीज बेचोगे तो 20,000 कमाओगे। क्या बेचना चाहोगे? ये तो आपकी चॉइस है। हाँ, ये बात जरूर है, महंगा है तो कम लोग खरीदेंगे, लेकिन अगर आपको 20,000 रुपए कमाना है तो 100 रुपए की 1000 चीजें बेचनी पड़ेगी आप। यानी 1000 क्लाइंट की हैंडलिंग आपकी जिम्मेदारी होगी, उनकी शिकायतें आपको सुननी होंगी, उनको सर्विस आपको देनी होगी, प्रोडक्ट आपको पहुंचाना होगा, सर्विसेज आपको डिलीवर करनी होगी। 1 लाख की चीज बिकोगे कम बिकेगी, लेकिन एक ही बेच लोगे, उसी में कमा कमा लोगे 20,000, झंझट तो कम रहेगा। दिस इज कॉल्ड बिजनेस माइंडसेट। साइकिल सस्ती है, कार महंगी है, कमाता ज्यादा कौन है, कार बेचने वाला कि साइकिल बेचने कार बेचना होगा। वाला? और सबसे बड़ी बात कि जरूरी नहीं है सस्ती चीज ज्यादा बिके। दुनिया की सबसे सस्ती कार फ्लॉप हो गई और मर्सिडीज ने कल ही एक नई कार लॉन्च की है जो 18.5 करोड़ की। इंडिया में लॉन्च नहीं की है, लेकिन 18.5 करोड़ की कार लॉन्च। तो यही सच्चाई है। मेबैक आज भी इंडिया में बिक रही है, फॉर्च्यूनर आज भी बिक रही है, नैनो पिट गई। तो चीजें क्वालिटी पे बिकती है साहब, दाम पे नहीं। इसलिए आप चिंता मत कीजिए। अगर महंगे की वजह से नहीं बिकता होता तो ये कंपनी 33 साल नहीं बिता चुकी, कब की बंद हो गई। इसके लिए आपको ये सब चीजें सीखनी पड़ेंगी, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। आज मैंने ये सब कुछ समझाया, आज ही आपको सब कुछ याद नहीं हो जाए। कुछ लोगों के कुछ ऑब्जेक्शंस रह गए होंगे, हम कंटिन्यू करेंगे इस सेशन को, और सारे ही ऑब्जेक्शंस लिस्ट आउट करके किसी को मेहनत करनी पड़ेगी, वीडियो देखना होगा और ऑब्जेक्शंस के आंसर आप कोई पीडीएफ बना ले तो पढ़ने के लिए भी हो जाएगा, नहीं तो ये वीडियो मैं कल तक अपलोड कर दूंगा, आप इसको दोबारा देखिए, ऑब्जेक्शंस के आंसर सुनिए, प्रैक्टिस कीजिए। दीज आंसर्स आर नॉट डेफिनेटिव, क्योंकि माहौल और सामने वाला बंदा थोड़ा अलग हो सकता है, बातों का टर्न दूसरी तरफ जा सकता है। But basically, you should have exhaustive knowledge about your work, about your company, about the industry. नेटवर्क मार्केटिंग खाली टीएल्स जान लिया काफी नहीं है, इंडस्ट्री के बारे में जानना होगा कि यहाँ पे असली कंपनियां भी होती है, नकली कंपनियां भी होती है, क्या फर्क है दोनों में, ताकि सामने वाले को आप समझा सको ये ऑब्जेक्शन आ सकता है, ऐसी कंपनियां तो भाग जाती है। तो आपको ये समझाना होगा कि कैसी कंपनियां भाग जाती है, ऐसी कंपनियां बाद में पे आउट देना बंद कर देती है, तो कैसी कंपनियां देना बंद कर देती है। तो यू विल हैव टू नो द इंडस्ट्री, असली नकली की पहचान कैसे करते हैं। तो ऑब्जेक्शन हैंडलिंग के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है नॉलेज, और नॉलेज एक दिन की विषय वस्तु नहीं। नॉलेज के लिए आपको रेगुलर ट्रेनिंग्स लेती रहनी। इसीलिए नेटवर्क मार्केटिंग का सक्सेस का पहला असूल, आपके पास आपका वाई लाउड एंड क्लियर होना चाहिए, और दूसरा असूल, कोई भी ट्रेनिंग मिस मत कीजिए। फ्लाइट मिस करनी पड़े कर दीजिए, ट्रेनिंग मिस मत, कोई भी ट्रेनिंग मिस मत कीजिए। नेटवर्क मार्केटिंग में सक्सेस का ये दूसरा असूल है, क्योंकि एक ट्रेंड योद्धा को पूरी फौज से लड़ने में भी डर नहीं लगता, और एक अनट्रेंड बंदा मेरे जैसा बीवी से भी नहीं लड़ पाता। इसलिए आपको ट्रेंड योद्धा बनना है तो सारी ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी। समझ गए? ओके ओके। समझ गए तो अब आराम से जाकर के सो जाइए। लेकिन ये जब अपलोड हो जाएगा तो इसको दोबारा देखिए, इन चीजों को लिखिए, लिखने से चीजें ज्यादा याद होती है, और लिखने से सबसे इंपॉर्टेंट मैंने है कि आपकी प्रोसेसिंग फास्ट होती है। आपको आंसर पता तो है, लेकिन जिस समय ऑब्जेक्शन सामने वाले ने पूछा उस समय याद ही नहीं आया कि यार सर ने क्या बताया था, इसका कुछ बताया तो था, तो वो काम नहीं आएगा। फिर आप हो जाओगे वो एक सीरियल आता है जिसमें एक वो बंदा नहीं है जो माथे में वो पंखी बांध के उड़ता है, वो बच्चों का कार्टून,
उसको पेट में एक थैला जैसा है जिसमें से वो गैजेट्स निकालता है ना कोई कार्टून? कौन बताएगा? हाँ, शिवांगी मैम देखती है कार्टून। बताइए बताइए शिवांगी मैम। गुड मॉर्निंग सर। डोरेमोन। सर डोरेमोन। हाँ डोरेमोन। तो डोरेमोन की यस तरह सर। गैजेट ढूंढते रह जाओगे कि कौन सा गैजेट निकालूं। है तो सही मेरे पास, लेकिन सही गैजेट सही टाइम पे मिलना भी चाहिए, उसके लिए प्रैक्टिस जरूर। ठीक है, ओके। तो आज का सेशन यहाँ खत्म करते हैं। थैंक यू वेरी मच और गुड नाइट। और कल से हम एमडीएम का क्लास शुरू करेंगे, तो बीच बीच में ये सेशन भी कंटिन्यू रहेगा प्रोस्पेक्टिंग के ऊपर, क्योंकि मैं देख रहा हूं कि सबसे ज्यादा लोगों को परेशानी प्रोस्पेक्टिंग में आ रही है। बाकी में तो लोग मास्टर हो गए हैं, एकदम एक से एक डेमो दिखा देते हैं, प्रोडक्ट की नॉलेज बहुत है, प्लान रटा हुआ है, लेकिन प्लान दिखाना किसको? लोग ही नहीं। लोग मिलते नहीं है। क्यों नहीं मिलते हैं? क्योंकि हम ढूंढते नहीं है। ढूंढते क्यों नहीं है? क्योंकि हमें ढूंढना आता नहीं है। लोग मिल जाते हैं तो लोगों से बात कैसे करें? मन होता है, दुकान पे जाते हैं, मैकडी में खड़े हैं लाइन में, बगल के लाइन में एक लड़की खड़ी है, वो देख रही है, आप भी उसको देख रहे हैं, आपका मन करता है इसको पैड के बारे में बताऊं। कैसे बताऊं? यहाँ वो बर्गर खाने आई है, मैं उसको सैनिटरी पैड बताने जाऊं, क्या सोचेगी वो? मुंह तो नहीं नोच लेगी मेरा? तो ये जो मन में डर है, इन सब डरों को खत्म करेंगे इससे। मतलब ये जो पूरा सीरीज है, 6-7 ट्रेनिंग्स लगेंगे इसमें, इन सबको खत्म करें, ताकि आपको, कहते हैं ना कि एक नेटवर्कर सफल तब होता है जब उसके 2 फीट के दायरे में से गुजरने वाले हर बंदे को प्रोस्पेक्टिंग कर सके, बिना सोचे समझे, नींद में प्रोस्पेक्टिंग कर सके। तो उसके लिए आपको सारी जितनी नॉलेज चाहिए वो मिल जाएगी, ये 6-7 ट्रेनिंग का सीरीज। थैंक यू वेरी मच एंड गुड नाइट।